हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 को पढ़ लिया है और आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और साथ में अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम जो हैं पूरा पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, हर एक चीज़ को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इस वीडियो को अगर जल्दी में ख़त्म करना चाहते हैं तो 1.25x पर भी देख सकते हैं या फिर 1.5x पर भी देख लें, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की बात हो रही है तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो शब्द है, ये शब्द आया है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री मतलब उद्योग, औद्योगिकीकरण। हिंदी में क्या है? औद्योगिकीकरण का युग, यानी वो दौर जिस समय पूरी दुनिया में क्या होने लगे? उद्योग लगने लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगी, चीज़ें जो थी वो मशीन से बनने लगी। इस दौर की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और इसी चीज़ के बारे में हम समझने वाले हैं कि पूरी दुनिया में ये उद्योग का दौर, बड़े बड़े औद्योगिकरण का दौर कैसे आया, कब आया, कहाँ से आया, बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी है। अब यहाँ पर ये जो इमेज देख रहे हैं ना, ये इमेज आपको कुछ एक तरीके से समझाने के लिए यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा तो यहां पर कहा जा रहा है कि 1900 में, कब? 1900 में, आज से 122 साल पहले, एक म्यूजिक पब्लिशर था ईटी पॉल। उसने मतलब कंपनी थी शायद। तो यहां पर ये इन्होंने क्या किया, एक पिक्चर डिज़ाइन किया, एक कवर पेज। वहां पर ये था डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि यहां पर ये उस तस्वीर को यहां पर आप देख सकते हैं। तो इस तस्वीर में है क्या? इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए तो एक महिला है, वो क्या कर रही है? वो खड़ी है, जैसे कि आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं उसी तरीके से खड़ी है। और ये खड़ी किस चीज़ पर है? पहिए के ऊपर खड़ी है। पहिए में क्या लगे हुए हैं? पंख हैं। और साथ में इस महिला के पीछे क्या है? बहुत सारे मशीनें हैं। कैसी मशीनें? जैसे कैमरा है या फिर रेलवे है, इन कार है, और भी बहुत तरीके, कैमरा है, मतलब और भी बहुत तरीके की चीज़ें हैं जो कि आप पीछे देख सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस है, बहुत सारी चीज़ें। अब यहां पर यह तस्वीर दिखाना क्या चाहता है? यहां इसका मतलब क्या है इस तस्वीर का? तो इस तस्वीर का मतलब यह है कि यहां पर ये जो पूरा दौर है ना, यानी ये जो महिला है, ये क्या है? एक प्रकार की एंजल है। और ये जो सारी चीजें पीछे आप देख रहे हैं, मशीनें, ये क्या होंगी? ये आधुनिक युग को लेकर आएंगी। कि मतलब जो आधुनिक युग आने वाला है वो मशीनों की वजह से ही आएगा, और मशीन जो हैं वो आधुनिक युग को दिखाने लगे। मतलब कि आपके देश में, आपके समाज में आपके पास मशीनें हैं तो आपका समाज विकसित है, और अगर मशीनें नहीं हैं तो आपका समाज विकसित नहीं है, देश विकसित नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पर एक और तस्वीर को आप देख सकते हैं, जो तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस तस्वीर में आप क्या देख सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल क्या है? टाइटल है इसका टू मैजिशियंस, यानी दो जादूगर। पहला जादूगर कौन है? पहला जादूगर है अलादीन। अलादीन के बारे में आपको पता होगा कि भाई अलादीन की कहानी तो आपने देखी होगी। तो अलादीन क्या करता है? अपना जादू करता है, जीन को बुलाता है, रगड़ता है और क्या करता है? एक बड़ा सा महल तैयार कर देता है। लेकिन वहीं एक दूसरा जादूगर है। ये दूसरा जादूगर कोई और नहीं बल्कि एक मजदूर है। ये क्या कर रहा है? ये अपने मशीनों से, अपने ताकत से, मतलब कि अपने जो औजार हैं उनसे क्या कर रहा है? बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बना दे रहा है। जैसे कि बिल्डिंग बना दे रहा है, यहाँ पर ब्रिजेस बना दे रहा है, बड़े बड़े जहाज बना दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये तस्वीर क्या दिखाता है? कि ये तस्वीर दिखाता है कि जो आज के ज़माने में जो मज़दूर है, जिसके हाथों में मशीनें हैं, वो क्या कर रही हैं? बड़े बड़े ऐसी चीज़ें बना रही हैं जो कि पहले असंभव था, जो कि जादू के बराबर है। और यहाँ पर एक तरीके से अगर आप इस तस्वीर को सही तरीके से समझें तो ये तस्वीर आपको दो समाज को एक तरीके से कंपेयर करता है।
कौन सा समाज? एक आपका पूर्व का समाज। पूर्व का समाज मतलब क्या? पूर्व का समाज मतलब कि एशिया का समाज, भारत, चीन या फिर जो अरब देश हैं, इन सभी को मिलाकर हम पूर्व कहते हैं। तो यहाँ पर इनके समाज को दिखाया गया है कि ये जो समाज है ना, ये पुराना समाज है, जहाँ पर पुराने ज़माने में जादूगर होते थे जो कि ऐसे चुटकी बजाकर काम करते थे। लेकिन यहाँ पर नीचे जो मजदूर है, ये पश्चिम को दिखाता है कि पश्चिम का जो जादूगर है वो आज के ज़माने में क्या कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। समझ गए? अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे अब देखते हैं कि भाई हमें इस चैप्टर में फोकस किन चीज़ों पर करना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर बात है कि हाउ हैव दीज इमेजेस डेवलप्ड, ये तस्वीरें कैसे आई, लोगों को ये कैसे लगने लगा कि भाई जो मशीनें हैं वो आधुनिक युग को दिखाती हैं। यहाँ पर हम एक तरीके से समझने वाले हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्या हमेशा उसके उस इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ आया है, या फिर जो आपका आज हम जो मैकेनाइजेशन है उसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं, बढ़ा चढ़ाकर, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है उस तरीके से दिखा सकते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्ट्री। लेकिन समझना क्या है, समझना है कि ये सारी तस्वीरें कहाँ से आई, कैसे आई, और साथ में ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या रिलेशन रहा है, और साथ में इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ पर हमें फोकस करना है दो देशों के ऊपर, पहला तो ब्रिटेन और दूसरा कौन सा है, इंडिया। तो ब्रिटेन के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं कि ब्रिटेन आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन था। मतलब कि जहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह लगना शुरू हुई थी, सबसे पहले शुरू हुई थी ब्रिटेन में। और उसके बाद हम देखेंगे इंडिया की कहानी कि इंडिया में किस तरीके से इंडस्ट्रीज वगैरह चालू हुए, ग्रोथ हुए, ये सारी चीज़ें। तो आइए हमारा टॉपिक है पहला टॉपिक क्या कहता है, पहला टॉपिक कहता है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले, फैक्ट्रियां वगैरह लगने से पहले क्या स्थिति थी, समाज में क्या चल रहा था, कैसे उत्पादन होता था, बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम हमेशा जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हमेशा हम उसको फैक्ट्री इंडस्ट्री के साथ जोड़ देते हैं, और जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन। क्या ये दोनों सेम चीज़ हैं? जी नहीं, सेम चीज़ नहीं है। और साथ में जब इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं तो उसका मतलब हमारा क्या होता है, फैक्ट्री वर्कर। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये आपको फैक्ट्रियाँ लगने से पहले ही चालू हो चुकी थी। अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है या फिर फैक्ट्री क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, ये समझना ज़रूरी है। आइए समझते हैं। देखिए, फैक्ट्री का मतलब आपको पता होगा, फैक्ट्री क्या होती है। फैक्ट्री एक तरीके का हमारा क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का बिल्डिंग होता है या फिर एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। जैसे कार जो बनता है, कार जो बना उसके लिए क्या होती है, कार की फैक्ट्री होती है। समझ गए? तो वो क्या है, एक प्रकार का फैक्ट्री है जहां पर कुछ चीजें बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो फैक्ट्री क्लियर आपको पता है, जो भी आप इमेज आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे कि सीमेंट जहां पर जिस बिल्डिंग में बनेगा, जो पूरा सेटअप रहेगा, मशीन वगैरह काम करेंगे, लोग काम करेंगे, जो पूरा सेटअप रहेगा, वहां पर क्या होगा, सीमेंट फैक्ट्री होगा। सीमेंट फैक्ट्री समझ गए क्या हो गया, फैक्ट्री एक बिल्डिंग है जहां पर मशीनें हैं, पत्थर आ रहे हैं, उसको तोड़ा जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, सब चीज किया जा रहा है, सीमेंट बना, सीमेंट फैक्ट्री हो गया वो। लेकिन आपने कभी सीमेंट इंडस्ट्री सुना है? इंडस्ट्री वर्ड आपने सुना होगा। तो भैया ये सीमेंट इंडस्ट्री क्या है फिर? तो भाई देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री वर्ड जब हम कहते हैं ना, तो एक प्रकार के काम के मतलब एक प्रकार के काम को हम डिनोट करते हैं। जैसे हम कहते हैं सीमेंट इंडस्ट्री, भाई सीमेंट इंडस्ट्री है ना, वहां पर नौकरियां बहुत डेवलप हो रही है। तो मतलब क्या, मतलब कि सीमेंट सेक्टर, सीमेंट बनाने वाले जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी यूनिट हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सभी को हम एक में कह रहे हैं क्या, सीमेंट इंडस्ट्री। समझ गया? उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई आपको क्या है, जो आपको कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, तो वहां पर क्या हो गया, वो हो गया टेक्सटाइल फैक्ट्री, जहां पर क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, कपड़ा तैयार किया जाएगा। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी होता है,
इंडस्ट्री का मतलब क्या? इंडस्ट्री मतलब कि टेक्सटाइल से जुड़े हुए जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी लोग हैं जो कि उसमें काम करते हैं, सभी को एक साथ हम कह रहे हैं इंडस्ट्री। समझ गए? तो आपने कभी सुना होगा क्या? कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर लोग जो होते हैं ना, वो अपने घर में बैठकर काम करते हैं, छोटे स्तर पर काम करते हैं। जैसे मोमबत्ती बनाना हो गया, तो उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा मशीन या फिर बिल्डिंग नहीं बनाया है, वो अपने घर में ही काम कर रहे हैं, अपने घर में ही मोमबत्ती बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं। फिर भी हम उनको क्या कह रहे हैं? इंडस्ट्री कह रहे हैं। तो इंडस्ट्री और फैक्ट्री एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये क्लियर रखिएगा। समझ गए? अब यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम हमेशा जब भी बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो हमेशा हम उसको फैक्ट्री के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन फैक्ट्री और इंडस्ट्री दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये हमने समझ लिया। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि ये जो हमारा विचार है कि फैक्ट्री और इंडस्ट्री दोनों एक साथ चलते हैं, एक ही चीज होते हैं, ये सही नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि भाई इंग्लैंड में फैक्ट्रियां आने से पहले ही पूरे इंग्लैंड में या फिर कहें तो पूरे यूरोप में बहुत बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चालू हो चुका था इंटरनेशनल मार्केट के लिए। अब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हो रहा है भाई? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे हो रहा था? थर्ड अभी तुरंत बात करेंगे, समझिए। अब यहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चालू हुआ था, वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं होती थी। और यहां पर बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं, इस फेज को, इस पीरियड को क्या कहते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब कि फैक्ट्रियां आने से पहले क्या हो रहा था? इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, इंटरनेशनल मार्केट के लिए सामान बना रही थी। तो इस दौर को हम क्या कहते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो का मतलब क्या होगा? यहां पर दिया गया है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग। मतलब इंडस्ट्री का शुरुआती दौर, एक तरीके से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड हो गया। समझ गए? ये तो हमें पता चल गया कि भाई इंडस्ट्री के आने से पहले क्या, फैक्ट्री आने से पहले इंडस्ट्री चालू हो चुकी थी। अब यहां पर होता क्या था, कैसे ये चीज हो रहा था, ये समझते हैं। अब यहां पर कहानी ये है कि 17th और 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी का मतलब क्या? 1600 से 1700 का दौर, और 18th आपका 1700 से 1800 का दौर, ये आपका पीरियड हो गया। इस दौरान में क्या होता था कि जो मर्चेंट्स थे यूरोप के शहरों में, ये गांवों की तरफ जाने लगे, देहाती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जाने लगे, और वहां पर जाकर जो किसान होते थे या फिर जो आपको कारीगर होते थे, इनको ये क्या करते थे? इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करने के लिए मना लेते थे कि भाई मैं तुमको क्या कर दूंगा? पैसा दे दूंगा, मैं तुमको इतना वेतन दूंगा, उतना वेतन दूंगा, तुम मेरे लिए क्या कर दो? काम कर दो, कपड़े बिन दो, या फिर रुई को साफ कर दो, या फिर धागा बना दो, तो ठीक है, मैं तुमको इतना पैसा दे दूंगा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था उस दौरान में कि वर्ल्ड ट्रेड काफी ग्रो कर रहा था, विश्व में, पूरे विश्व में ट्रेड ग्रो कर रहा था। आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये तो भी आपको पता चलेगा कि इंडिया से भी ट्रेड काफी हो रहा था। और साथ में जो अलग अलग इलाके में ब्रिटेन ने कॉलोनीज कब्जा करके रखा हुआ था, उसकी वजह से सामानों का डिमांड काफी ज्यादा ग्रो भी कर रहा था। ठीक। अब यहां पर बात था कि जो मर्चेंट्स थे, वो आपको शहरों में अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे भाई? और वो गांवों की तरफ क्यों जाने लगे, यही जरा सा समझते हैं। उसका रीजन ये था कि जो जितने भी आपके अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड थे, मतलब कि देखिए, ट्रेड गिल्ड क्या होता है? गिल्ड क्या होता है? गिल्ड एक तरीके से समूह हम कह सकते हैं कि देखिए, शहरों में जितने भी व्यापारी थे जो कि इस तरीके से व्यापार धंधे में लगे हुए थे, वो अपना समूह बनाकर रखते थे, और किसी भी बाहरी आदमी को वहां पर आकर काम नहीं करने देते थे, वहां पर आने नहीं देते थे। तो ये काफी पावरफुल थे, बाहरी लोगों को आपको एक तरीके से आने नहीं देते थे। यहां पर इनके हाथ में सारा कंट्रोल था, यहां पर कारीगर इनके कंट्रोल में थे, प्रोडक्शन इनके कंट्रोल में था, कंपटीशन, प्राइस, सभी चीजें जो थी वो इनके कंट्रोल में थी। तो इस वजह से नए ट्रेडर जो थे, नए व्यापारी जो थे, वो शहरों में आकर अपना धंधा पानी नहीं चला सकते थे। तो इसलिए क्या होता था, इसलिए जो नए मर्चेंट्स थे, उन्होंने नया तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया? गांव के इलाकों में, देहाती इलाकों में जाना शुरू किया, और यहां पर देहाती इलाकों में जाकर मजदूरों से ये काम करवाने लगे। तो यहां पर यही कहा गया है कि इन द कंट्री साइड, देहाती इलाकों में जो गरीब किसान थे और जो कारीगर थे, वो मर्चेंट्स के लिए, व्यापारियों के लिए काम करने लगे।
और यहां पर आपने पिछले साल में देखा था कि क्या हुआ था। इसी दौर में जिस समय की हम बात कर रहे हैं, आपको 17th और 18th सेंचुरी में, उस समय में क्या होता था, उसके पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा है लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं। पहले क्या होता था कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कोई भी खेत जो है ना वो किसी आदमी का नहीं होता था। कोई भी जाकर खेती करके वहां से उगा सकता था, पूरे समाज का खेत होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, ओपन फील्ड गायब होने लगे, वहां पर लोग कब्जा करने लगे और बाउंड्री करने लगे। तो जो लोग एक तरीके से कॉमन जमीन के ऊपर अपनी जीविका के लिए निर्भर होते थे, उनके पास अब जमीन कम होने लगी। उनको फायरवुड नहीं मिलता था, बेरीज नहीं मिलते थे, वेजिटेबल नहीं मिलते थे, और भी बहुत सारी चीजें नहीं मिलती थी। तो मजदूरों के पास, जो मजदूर थे, कारीगर थे, उनके पास जो जरूरी सामान जुटाने का साधन था वो कम होने लगा। तो इस वजह से मजदूर जो थे वो क्या करने लगे, दूसरे तरीके खोजने लगे कि भाई कहां से हमें पैसा मिले ताकि हम अपना जीविका चला सके। तो यहां पर क्या हुआ, बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जिनके पास थोड़ा मोड़ा जमीन था और वहां से वो काम तो करते थे लेकिन वहां से उनको उनका खर्चा पूरा नहीं बैठता था, जितना जरूरत था उतना उनको मिलता नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब मर्चेंट, जब व्यापारी आए और जब इन्होंने किसानों को एडवांस दिया कि लो भैया एडवांस में पैसा रखो, तुम मेरे लिए काम करो, तो जो किसान थे वो बहुत ही खुशी खुशी राजी हो गए कि भैया मैं काम कर दूंगा, भाई बस पैसा दे दो, गरीबी बहुत है, हालत खराब है, पैसा दे दो। समझ गए। तो यहां पर क्या हुआ कि जब ये मजदूर मर्चेंट्स के लिए काम करने लगे तो ये अपने गांव में भी रह सकते थे, अपने खेतों पर काम भी कर सकते थे, और साथ में यहां पर जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए काम करके और एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते थे। तो इसलिए क्या होता था, इसलिए उनका जो इनकम है वो भी उनको मिल जाता था, कुछ फायदा भी हो जाता था, खेतों पर भी काम कर लेते थे, अपने घर में भी रह लेते थे, तो किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं था। अब यहां पर क्या हुआ कि इस सिस्टम की वजह से जो आपके शहर थे और जो गांव के इलाके थे, इनके बीच में करीबी बढ़ने लगा। गांव के लोग, शहर के लोग आपस में मिलने लगे और इनके बीच में ट्रेड वगैरह काफी ज्यादा होने लगा। और जो मर्चेंट्स होते थे ये आपको शहरों में बसे हुए होते थे, ये गांव के नहीं होते थे, शहरों के होते थे। आते थे गांव में, काम करवाते थे और वापस चले जाते थे, मतलब काम करने के लिए सामान देकर चले जाते थे। और लेकिन काम जो होता था, यानी जो मजदूर होते थे वो आपको गांव में ही रहते थे, वो शहर नहीं आते थे। समझ गए। अब यहां पर जो मर्चेंट है वो काम कैसे करता था ये जरा सा समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कपड़ा व्यापारी है, कपड़े का काम करना है उसको, तो वो क्या करता था, वो सबसे पहले वुड स्टेपलर से क्या करता था, वुल खरीदता था, सॉरी वुल स्टेपलर से वुल खरीदता था और फिर उसको ले जाकर स्पिनर को दे देता था। अब ये जो स्पिनर है वो क्या करता था, थ्रेड तैयार करता था, यार्न तैयार करता था, यानी धागा तैयार करता था। और ये धागा जो है आगे चलकर वेबर को दिया जाता था, बुनकर को दे दिया जाता था। बुनकर से फिर लेकर जो मर्चेंट है वो फुलर को दे देता था, फुलर से लेकर फिर डायर को दे देता था, और इस तरीके से आगे चल के फिर जो कपड़ा है उसको फिनिश किया जाता था लंदन में। तो इस तरीके से मर्चेंट का काम यही होता था कि वो जितने भी रॉ मटेरियल है वो अपने मजदूरों को दे, उनसे काम करवाए और फिर अगले स्टेज पर अगले मजदूर को दे दे जो कि अलग तरीके का काम करेगा। अब यहां पर क्या हुआ कि जो यहां पर जो मर्चेंट्स होते थे वो बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को मैनेज करते थे। अब यहां पर एक वर्ड स्टेपलर आया। स्टेपलर क्या होता है, ये एक आदमी होता है, एक कारीगर होता है जो कि क्या करता है, वुल को शॉर्ट करता है उसके फाइबर के हिसाब से, मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो फाइबर होते हैं उसके हिसाब से वुल को अलग अलग करता है। समझ गए। फुलर क्या होता है, एक जो कि फुल करता है, यानी कि क्लॉथ को क्या करता है, गैदर करता है। समझ गए। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो यहां पर अगर हम देखें तो आगे कहता है कि दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंजेस। इट वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड वेयर प्रोड्यूस्ड बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स, नॉट इन फैक्ट्रीज। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट। दिस मीन दैट ईच क्लॉथियर वाज कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, एक व्यापारी सैकड़ों की संख्या में मजदूरों से काम करवा रहा है, लेकिन वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं है, वहां पर सभी लोग अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं और पूरा वो लोग मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सामान तैयार कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगा। सबसे ऊपर कौन हो गया, मर्चेंट।
मर्चेंट के अंदर कौन हो गए, कई प्रकार के आपके मजदूर हो गए। सबसे पहले क्या हो गया भाई, स्टेपलर, स्टेपलर से सामान खरीदा गया, स्टेपलर से फिर क्या हुआ, सामान को दे दिया गया किसको, स्पिनर को दे दिया गया, स्पिनर से सामान लेकर फिर किसको दे दिया गया, वीवर को दे दिया गया, उसके बाद फुलर को दे दिया गया, उसके बाद किसको दे दिया गया, डायर को दे दिया गया, और फिर लंदन में क्या किया गया, फिनिश किया गया। तो इस तरीके से मर्चेंट्स क्या करता था, अलग अलग लोगों से अलग अलग काम करवाता था। स्टेपलर का काम खत्म हुआ, मर्चेंट सामान लेकर स्पिनर को, उससे वेबर को, उससे फिर इसको, उससे इसको, फिर इससे इसको, और हर एक स्टेज पर जो स्पिनर है, स्पिनर एक दो स्पिनर वो नहीं रखता था, 20 से 30 रखता था स्पिनर। हर स्टेज पर क्या होता था, 20 से 30 लोग काम करते थे। तो कुल मिलाकर करीब 150-200 की संख्या में जो मजदूर हैं एक मर्चेंट के लिए काम कर रहे होते थे। तो समझ गए कि भाई इंडस्ट्रीज जो थी वो फैक्ट्री आने से पहले भी चल रही थी, कैसे चल रही थी ये हमने समझ लिया। अब यहां पर टॉपिक है 1.1। ये टॉपिक क्या कहता है, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री के आने की शुरुआत। अब हम समझते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो शुरुआती फैक्ट्री लगी थी इंग्लैंड में वो लगी थी 1730 में, लेकिन आगे चलकर लेट 19th सेंचुरी में, मतलब कि 1790 के आसपास जाकर क्या हुआ कि जो फैक्ट्रीज की संख्या थी वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वाज कॉटन, यानी कि जो नया दौर आया इंडस्ट्री वाला, फैक्ट्रियों वाला, उसका एक जो हम कह सकते हैं सिंबल था वो था कॉटन। मतलब कॉटन एक तरीके से क्या करता था, कॉटन को आप समझ सकते हैं कि वो एक पहला इंडस्ट्री का सेक्टर था। और यहां पर अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन का प्रोडक्शन जो था वो काफी बूम कर गया। कॉटन रॉ कॉटन नहीं, कॉटन के कपड़े, टेक्सटाइल की बात हो रही है यहां पर। तो यहां पर देखें तो लेट 19th सेंचुरी में काफी ज्यादा बूम कर गया। जैसे देखिए 1760 में जो ब्रिटेन था वो 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन इंपोर्ट कर रहा था ताकि वो अपने कॉटन इंडस्ट्री की ज़रूरत को पूरा कर सके, रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कर सके। लेकिन 1787 आते आते तक जो ये इंपोर्ट था ये हो गया 22 मिलियन पाउंड्स, यानी कि करीब 10 गुना ज़्यादा ये ग्रोथ देखने को मिला। और ये जो इंक्रीज था ये हुआ था आपको प्रोडक्शन के प्रोसेस में चेंज की वजह से। मतलब क्या हुआ था, प्रोडक्शन के तरीके अब बदल गए थे। मतलब क्या, सिंपली फैक्ट्रियां वगैरह आ गई थी, इनकी बात यहां पर हो रही है। अब यहां पर आगे देखते हैं तो क्या हुआ था। तो यहां पर कई सारे इन्वेंशन हुए थे जिसकी वजह से जो एक मजदूर का ताकत होता है काम करने का वो काफी बढ़ गया था। मतलब कि पहले क्या होता था, एक मजदूर एक दिन में 1 केजी कॉटन का काम करता था, लेकिन अब जो मजदूर था वो नई टेक्नोलॉजी की मदद से एक दिन में 10 केजी कॉटन को प्रोसेस कर देता है, उसका काम कर देता है। अब यहां पर आगे देखें तो आगे कहता है कि अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। तो क्या क्या इन्वेंशन हुए थे भाई, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको हुआ था रिचार्ड आर्कराइट के द्वारा कॉटन मिल बनाया गया था। कॉटन मिल जो इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, उसकी बात हो रही है। और यहां पर क्या होता था, यहां पर जो ये कॉटन मिल था, इस कॉटन मिल में सारा काम अब क्या होता था, एक बिल्डिंग में होता था, एक जगह पर होता था। अलग अलग गांव में मजदूर नहीं रहते थे बल्कि एक जगह पर, एक छत के नीचे एक जगह पर मजदूर रखकर काम करते थे। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इसका फायदा ये था कि जो ये पूरी इंडस्ट्री थी, ये जो कॉटन मिल बना था, इस कॉटन मिल में सभी मजदूर एक जगह पर काम रखते थे तो इनका मैनेजमेंट आसान होता था। और साथ में प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी निगरानी रखी जा सकती थी, क्वालिटी पर, लेबर को के ऊपर, मजदूर के ऊपर, सभी के ऊपर निगरानी अच्छी तरीके से रखी जा सकती थी। अब यहां पर क्वेश्चन पूछता है, यहां से ये क्वेश्चन 2015 में पूछा है कि हाउ डिड कॉटन फैक्ट्रीज बिकम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंडस्केप इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम नीचे थोड़ा सा देखने वाले हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां पर in the early 19th century factories increasingly became an intimate part of English landscape, so visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology, the contemporary वेयर डेजर्ट। मतलब कि लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी, ऐसी फैक्ट्रियां देखने में लगती थी, ऐसे ये कॉटन मिल वगैरह देखने में लगते थे। और यहाँ पर ये जो लोग थे ये इतना ज़्यादा अटेंशन देते थे इन मिल्स के ऊपर कि ये लोग भूल जाते थे कि भाई कहीं पर गली में लोग बैठकर, मजदूर बैठकर काम भी कर रहे हैं, और छोटे छोटे वर्कशॉप भी अभी भी चलते हैं, और वो छोटे छोटे वर्कशॉप अभी बंद नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेकेंड, टॉपिक है 1.2।
टॉपिक 1.2 कहता है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इंडस्ट्रियल चेंज मतलब कि जो इंडस्ट्री आ रही थी उसमें बदलाव क्या किस स्पीड से हो रहा था, काफ़ी धीरे धीरे हो रहा था या काफ़ी फास्ट हो रहा था या नॉर्मल हो रहा था, कैसा हो रहा था, क्या क्या बदलाव हुआ था, ये ज़रा सा समझने वाले हैं। क्वेश्चन यहां पर यही पूछता है हाउ रैपिड वाज प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में का जो प्रोसेस था वो कितना स्पीड था, ये ज़रा सा समझने वाले हैं। और यहाँ पर समझेंगे कि डस इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब यही होता है कि केवल फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो ये ज़रा सा समझते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिए अगर हम फैक्ट्रियों की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो इसमें दो इंडस्ट्रीज़ जो हैं ब्रिटेन में वो काफ़ी शाइन करती थी। एक था कॉटन, दूसरा था मेटल। मेटल में आपका आयरन स्टील की बात हो रही है। तो यहां पर ये दोनों इंडस्ट्रीज जो थी ये काफ़ी रैपिड पेस पर इंक्रीज कर रही थी, ग्रो कर रही थी। और कॉटन था वो एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्स्ट फेज एक तरीके से लाया था, मतलब कि सबसे शुरुआती दौर में जो ग्रोथ था वो कहाँ था, कॉटन में था। और यहां पर यह हुआ था 1840s तक। 1840s तक सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रोथ कहाँ हो रहा था, कॉटन में। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी वो लीड करने लगी और सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई ब्रिटेन की। अब उसका रीज़न ये था कि भाई जो रेलवेज थी वो काफ़ी एक्सपैंड कर रही थी, देश के अलग अलग इलाके में रेलवे बिछाए जा रहे थे, जितने देश गुलाम थे सभी जगहों पर रेलवे बिछाया जा रहा था। तो इस वजह से जो आयरन और स्टील का डिमांड था वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था। और 1873 आते आते तक जो ब्रिटेन था वो 77 मिलियन पाउंड का क्या कर रहा था, आयरन और स्टील एक्सपोर्ट कर रहा था। और ये उस समय के कॉटन एक्सपोर्ट का डबल था। तो इस तरीके से ये दो सेक्टर हो गए जो कि लीड कर रहे थे, जहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अब यहां पर दूसरा एक बात और ध्यान रखना है जो कि बिल्कुल उल्टा ये है कि जो नई इंडस्ट्रीज़ आ रही थी वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को इतनी आसानी से हटा नहीं सकती थी या फिर हटा नहीं रही थी। अगर हम 19th सेंचुरी के अंत तक भी बात करें, यानी कि आप 1890 1880 की भी बात कर रहे हैं ना, तो उस समय भी जितने लोग काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे और कहीं भी काम कर रहे थे, तो उसमें से मात्र 20% लोग जो थे वो आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे। मतलब कि फैक्ट्रियां जैसी चीज़ों में मात्र 20% लोग काम कर रहे थे। और टेक्सटाइल जो थी वहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बड़ा प्रोडक्शन का हिस्सा था, यानी कि जितना भी उत्पादन होता था उसमें से ज़्यादातर उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था बल्कि घरों में होता था, डोमेस्टिक यूनिट में होता था। जो मैंने शुरू में कहा था ना, कॉटेज इंडस्ट्री के लोग जो हैं, मजदूर जो हैं, वो अपने घर में बैठकर काम करते थे, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन काफ़ी कम था। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड की बात करें तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कहते हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कौन सी, जैसे कि आप जो अलग अलग तरीके के काम होते हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, बिल्डिंग बनाने का काम, पॉटरी बनाने का काम, ग्लास का काम, टैनिंग का काम, फर्नीचर का काम, इस तरीके के जो काम थे, ये एक तरीके से ऐसा नहीं था कि इनमें जो ग्रोथ हो रहा था वो आपको कॉटन स्टीम या फिर मेटल इंडस्ट्री जैसा हो रहा था, नहीं, वहाँ पर ऐसे टेक्नोलॉजी जो थी वो यूज़ भी नहीं हो रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि इनमें ग्रोथ नहीं हो रहा था। ये जो इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये अपने तरीके से ग्रो कर रही थी, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा था, सभी तरीके से चेंजेस आ रहे थे। और यहाँ पर उसका रीज़न ये था कि इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी को अपनाया था, नए तरीके से अपना प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ाया था। अगला पॉइंट कहता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑकर्ड स्लोली, यानी जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यानी जो नई टेक्नोलॉजी आती है, नई रिसर्च करके नई चीज़ें बनती हैं, उनको लाने में, पूरी व्यवस्था को बदलने में काफ़ी समय लगता है। और ऐसा नहीं होता है कि तुरंत आया नया टेक्नोलॉजी और तुरंत आपका क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। जैसे अगर हम बात करें कार की, बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो कार आज करीब 100 साल से पूरी दुनिया में बिक रहा है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो इंडिया क्या वर्ल्ड में हो सकता है कि मात्र 20% लोग होंगे जिनके पास कार होगा। बोलेगा सर 100 साल हो गए, अब तो सबके पास कार होना चाहिए। नहीं है। रीज़न क्या है? बहुत सारे लोगों को कार की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों को शौक भी नहीं है, बहुत सारे लोग जो है उनके पास पैसा नहीं है, बहुत सारे रीज़न है। तो भाई है ना कि भाई कार सभी लोग नहीं रखते हैं। उसी तरीके से जो नई टेक्नोलॉजी आई, नए तरीके आए उत्पादन के, उसको बहुत सारे लोगों ने नहीं अपनाया।
क्यों भाई? उनको ज़रूरत नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, या फिर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी आई थी वो बहुत सारे लोगों ने नहीं अपनाया, बहुत कम संख्या में लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे। उसका रीज़न ये था कि ये टेक्नोलॉजी जो थे ये काफ़ी महंगे हुआ करते थे, और जो मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो इन चीज़ों में पैसा नहीं लगाना चाहते थे, वो काफ़ी सोच समझ कर पैसा लगाते थे। उसका रीज़न था कि ये एक तो महंगे होते थे, और दूसरा इनको मेंटेन करना भी काफ़ी महंगा होता था। ये आपको ख़राब भी कई बार हो जाते थे, रिपेयर करना काफ़ी महंगा पड़ता था, और साथ में ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता था जितना कि हल्ला होता था। मतलब कि इन मशीन को बनाने वाले लोग बहुत कहते थे कि यार बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा, लेकिन जो यूज़ करने वाले लोग थे वो इस मशीनों के काम से खुश नहीं थे। अब मशीन में यहां पर किन मशीनों की बात हो रही है? तो ऊपर आपको दो नाम दिखेगा कि जैसे स्टीम इंजन की बात हो गई, या फिर और भी स्पिनिंग जेनी, या फिर इस तरीके की बहुत सारी मशीनें उस समय आई थी, उन सभी की यहां पर बात हो रही है। एग्जाम्पल में अब हम देखने वाले हैं स्टीम इंजन को, कि भाई कैसे कोई मशीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होता था, क्या कारण था, उसमें क्या परेशानी थी, ये ज़रा सा समझते हैं। स्टीम इंजन की बात करें तो स्टीम इंजन को जेम्स वाट ने क्या किया, इस इम्प्रूव किया, और ये मशीन शुरुआत में बनाया गया था न्यूकॉमेन के द्वारा। इनका पूरा नाम था थॉमस न्यूकॉमेन, और इसको क्या किया, जेम्स वाट ने इम्प्रूव कर दिया और नए इंजन को पेटेंट करवा लिया 1781 में। और इनके एक दोस्त थे जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनका नाम था मैथ्यू बोल्टन। इन्होंने क्या किया, नए मॉडल को बनाना शुरू किया, फैक्ट्री में प्रोड्यूस करना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ कि कई सालों तक ये जो मशीन बनाई गई, स्टीम इंजन बनाया गया, इसको खरीदने वाला कोई नहीं मिला, कोई इसको खरीद ही नहीं रहा था। शुरुआत 19 सेंचुरी की शुरुआत में और पूरे इंग्लैंड में क्या था, मात्र 321 स्टीम इंजन चल रहे थे। सोच लीजिए कितना कम लोग इस तरीके से के मशीन को खरीद रहे थे। और अगर बात करें तो इनमें से 80 मशीन जो थी वो कॉटन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, 9 जो थे वुल इंडस्ट्री में, और बाकी की मशीन आपको माइनिंग और कैनल वर्क और आयरन वर्क में काम कर रहे थे। जो स्टीम इंजन जो थे, स्टीम इंजन वो आपको दूसरी इंडस्ट्रीज़ में कई सालों तक, कई दशकों तक यूज़ नहीं किए गए, और यहाँ तक कि 100 साल मेरे ख्याल से लगभग लग गए दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने में। और इस वजह से अगर हम बात करें तो जो नई टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी शानदार टेक्नोलॉजी आई थी, उसको भी लोग जो थे वो स्वीकार करने में, एक तरीके से यूज़ करने में हिचकिचा रहे थे। अब यहाँ पर बात करें तो जो हिस्टोरियंस हैं वो एक तरीके से क्या करते हैं, मानते हैं कि जो आपके मिड 19 सेंचुरी में जो वर्कर था वो रियलिटी में ज़्यादातर वर्कर आपको मशीनों के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन और लेबर के रूप में काम कर रहे थे। यानी कि अपने घरों में, अपने इलाके में नॉर्मल जैसे काम होता है हाथों से, उस तरीके से हाथों से काम कर रहे थे, और बहुत कम संख्या में मजदूर थे जो कि फैक्ट्रियों में मशीनों के ऊपर काम कर रहे थे। अब यहाँ पर एक स्पिनिंग फैक्ट्री है जहाँ पर देख सकते हैं धागों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आप इस तरीके से देख लीजिए फैक्ट्री, जहाँ पर मजदूर जो है वो कुछ काफ़ी कम संख्या में हैं, और स्पिनिंग जो ये है धागे बनाने वाला सेटअप, इसमें बहुत सारे धागे एक साथ बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक आ जाता है टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 क्या है, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। मतलब कि जो मजदूर है ना, उनकी कहानी अब हम समझेंगे कि स्टीम पावर या फिर जो फैक्ट्री नई टेक्नोलॉजी आने से मजदूरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस तरीके की चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो विक्टोरिया ब्रिटेन था, विक्टोरियन ब्रिटेन का मतलब क्या है, उस समय में विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का शासन था ब्रिटेन के ऊपर। तो उस समय में जो लोग थे, मतलब कि जो ब्रिटेन था, वहां पर ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। मतलब मजदूर भर के पड़े हुए थे, आपको जितने मजदूर चाहिए थे उतने मजदूर मिल जाते, आसानी से मिल जाते, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, मजदूरों की कोई कमी नहीं थे वहाँ पर। जो आपको गरीब किसान थे या फिर जो और भी जो लोग थे जिनको काम नहीं मिल रहा था, वो शहरों में मूव कर चुके थे या फिर मूव कर रहे थे ताकि उनको जॉब मिल सके, ताकि उनको काम मिल सके। समझ गए? अब यहां पर बात है कि आपको सिंपल फंडा समझ में आ रहा होगा कि अगर लेबर बहुत ज़्यादा है तो वहां पर जो वेतन होगा वो काफ़ी कम होगा।
तो इस वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको कोई परेशानी नहीं थी, उनको कोई तकलीफ ही नहीं था कि उनको नया मशीन चाहिए। नया मशीन चाहिए, काहे चाहिए भैया, नया मशीन महंगा पड़ता है, हम मजदूर जो है उनसे काम करवाएंगे, हमको सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए जो थे मजदूर, उनको किसी भी तरीके से लेबर की शॉर्टेज नहीं थी, या फिर उनको महंगे मजदूर या फिर यानी ज़्यादा वेतन देने का भी कोई डर नहीं था, तकलीफ नहीं था, और उनको नए मशीन लाने का कोई शौक भी नहीं था। क्यों भाई, उससे क्या होता, नए मशीन लाते तो नए मशीन पर मजदूरों की कम ज़रूरत पड़ती, तो मजदूर जो थे वो सस्ते थे, तो फायदा इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए नहीं था। तो इसलिए जो थे वो आपको नए मशीन लाना नहीं चाहते थे, नए मशीन में इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे थे, बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर डिमांड जो था लेबर का वो सीजनल था, कई महीनों में ज़्यादा काम होता था, कई महीनों में कम काम होता था। जैसे कि जो गैस वर्क थे, जैसे जो ब्रीवरीज थे, वहां पर ये आपको कोल्ड मंथ में काफ़ी ज़्यादा काम होते थे। ब्रीवरीज मतलब कि एक तरीके से जहां पर आपको शराब वगैरह बनाने का काम होता है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। तो यहां पर कहता है कि यहां पर इन फैक्ट्रीज को, इन इंडस्ट्रीज को आपको अपने सीजन में ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती थी। और इसके अलावा जो बुक बिल्डर्स होते थे, आपको प्रिंटर्स होते थे, ये आपको क्रिसमस के डिमांड को पूरा करने के लिए इनको भी सर्दी के सीज़न में ज़्यादा चाहिए होते थे मजदूर। समझ गए। इसके अलावा बात करें तो विंटर टाइम में जो शिप होती थी वो भी रिपेयर होती थी और उन पर काम होता था। तो इसलिए इस तरीके के जितने भी इंडस्ट्रीज थे, यहाँ पर प्रोडक्शन जो था वो सीजन के हिसाब से कम ज़्यादा होता था और मजदूरों की डिमांड भी कम ज़्यादा होती रहती थी। तो इस वजह से क्या होता था, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि वो हमेशा मजदूरों से ही काम करवाएं, वो फैक्ट्रियों में मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि साल के 8 महीने तो उनको उतना ज़्यादा मजदूर चाहिए नहीं होता था, 1-2 महीने के लिए चाहिए होता था, तो उतने में वो लोगों को रख कर काम करवा लेते थे, और नया मशीन खरीदते तो बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता। तो यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यूरोप के लोग गाँव के इलाकों से, देहाती इलाकों से जा रहे हैं कहाँ, शहर के इलाकों में, ताकि इनको काम मिल सके। क्लियर है। अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर आगे देखने को मिलता है कि एक और चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, कि जो फैक्ट्रियां थी उनमें मशीन वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे, इंडस्ट्रीज़ में मशीन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे। उसके दूसरे रीज़न भी थे। रीज़न क्या था कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स थे, ऐसी चीज़ें थी जो कि हाथों से ही बन सकती थी, लेबर ही बना सकता था, मशीन उसको नहीं बना सकते थे। और मशीन ऐसी चीज़ें जो बनाती थी जो कि आपको स्टैंडर्डाइज होती थी, जैसे कि जो स्कूल का जैसे ड्रेस हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है, एक ही जैसा सामान 1000 संख्या में बनाना है। तो ऐसी चीज़ों में मशीन का इस्तेमाल होता था। लेकिन जो मार्केट था, बाजार था, वहां पर जो डिमांड था, रियलिटी में जो लोग सामान खरीदना चाहते थे वो ऐसी चीज़ों में खरीदना चाहते थे जो कि स्पेसिफिक हो, कस्टम मेड हो, जैसे कि उनका डिज़ाइन काफ़ी एक अलग डिज़ाइन हो, स्पेसिफिक शेप का हो। तो ऐसे चीज़ें जो हैं वो आप मशीन से नहीं बना सकते हैं। मशीन से आप क्या कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब यहां पर बात करें तो मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 500 प्रकार के हथौड़े बनाए जाते थे और 45 प्रकार की कुल्हाड़ियां बनाई जाती थी, और यहां पर ये सारी चीज़ें आप मशीन से नहीं बना सकते थे, बल्कि इसको मजदूर ही काम करके बना सकता था। तो क्या यहां पर फैक्ट्री मशीन लग सकते थे? नहीं लग सकते थे भाई, यूज ही नहीं था, ऐसा चीज़ था। अब यहां पर एक और चीज़ था कि जो विक्टोरियन ब्रिटेन था, उस समय के जो अपर क्लास थे, यानी कि जो एरिस्टोक्रेट थे और बुर्गीज थे, ये क्या करते थे, हाथ से बने हुए सामान खरीदना पसंद करते थे, मशीनों के बने हुए सामान खरीदना पसंद नहीं करते थे। उसका रीज़न था कि हाथ से बने हुए जो सामान होते थे उसमें रिफाइनमेंट होता था, एक क्लास होता था, स्टैंडर्ड होता था, इस वजह से वो लोग हाथ से बने हुए सामान खरीदना पसंद करते थे। और इसके साथ ही जो मशीन से बने हुए सामान होते थे वो काफ़ी लो क्वालिटी के होते थे, उतनी अच्छी नहीं होते थे, इसलिए उनको एक्सपोर्ट किया जाता था। मशीन से बने हुए सामान एक्सपोर्ट किए जाते थे कॉलोनीज़ में, यानी जिन देशों को गुलाम बनाया है वहाँ पर, और हाथ से बने हुए सामान अमीर लोग खरीदते थे। ठीक है,
अब यहां पर इसका उल्टा होता था कहां पर, जहां पर मजदूरों की कमी होती थी, जैसे कि अमेरिका। अमेरिका में क्या था, लेबर शॉर्टेज था, वहां पर मजदूरों की कमी थी। तो यहां पर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो हमेशा चाहते थे कि वो मशीनों के ऊपर ज़्यादा निर्भर करें, मैकेनिकल पावर का यूज़ करें, ताकि उनको कम से कम मजदूर हायर करना पड़े। तो अमेरिका में मशीन ज़्यादा लोग यूज इस्तेमाल करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग। लेकिन ब्रिटेन में क्या था, जो लोग थे, मजदूर थे, उनकी कोई कमी नहीं थी, इसलिए मशीन फैक्ट्रियों में उतना ज़्यादा काम नहीं करते थे। ठीक है, अब यहां पर अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2.1, लाइफ ऑफ द वर्कर्स, यानी मजदूरों की जिंदगी कैसी थी, ये हम जरा सा समझते हैं। अब यहां पर देखिए, एक चीज तो शुरू से ही बात किया गया कि भाई ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी, और इसका एक तरीके से प्रभाव लोगों के जीवन पर भी पड़ता था, मजदूरों के जीवन पर भी पड़ता था। अब यहां पर क्या होता था कि शहर के इलाके में जब भी कोई नई फैक्ट्री लगती थी, या फिर जब भी होता था कि भाई मजदूरों का जरूरत है, मजदूर को काम मिलेगा, तो क्या होता था कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग जो थे वो शहर पहुंच जाते थे ताकि उनको काम मिल सके। और शहर में काम खोजना बहुत मुश्किल काम था, शहर में काम मिलना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां पर आपको बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे वो काम खोज रहे थे। और इसमें एक चीज था जिस तरीके से आप नौकरी पा सकते थे, काम प्राप्त कर सकते थे, और वो ये था कि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेटिव हो, कोई आपका किसी तरीके से जान पहचान हो किसी फैक्ट्री में, तभी आपको काम पर रखा जा सकता था। अगर एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपका दोस्त या रिलेटिव फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा, लेकिन सभी लोगों के तो ऐसे रिलेटिव होते नहीं थे। तो इस वजह से क्या होता था, बहुत सारे लोग जिनको कि जॉब नहीं मिलता था वो हफ्तों तक वेट किया करते थे, ब्रिजेस के नीचे सोते थे, ब्रिजेस के आसपास ही रहते थे, और वहीं पर अपना जो जीवन यापन है वो करते थे जब तक कि उनको काम न मिल जाए। और इसके अलावा बहुत सारे आपको रैन बसेरे बनाए गए थे जो कि लोग चलाते थे मजदूरों की मदद करने के लिए। इसके अलावा दूसरे जो आपके रैन बसेरे थे जो कि सरकार चलाती थी गरीब लोगों के ध्यान रखने के लिए। अब यहां पर क्या होता था, एक और चीज था, वो था सीजनलिटी। हमने ऊपर क्या देखा कि भाई मजदूरों की जरूरत सीजन के हिसाब से पड़ती थी, किसी सीजन में ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत है, किसी सीजन में कम मजदूरों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जिस सीजन में भाई मजदूरों की ज़रूरत है उस समय तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को काम मिल गया, लेकिन जिस समय ज़रूरत नहीं है उस समय क्या होता था, जो मजदूर होते थे वो फिर से सड़कों पर आ जाते थे, फिर से वो सड़कों के किनारे बैठते थे, रेन बसेरे में सोते थे, वहीं खाते पीते थे। तो क्या होता था कि यहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत या फिर ज़िंदगी सीजन के हिसाब से भी चेंज होती थी। बहुत सारे मजदूर जो होते थे वो आपको सीजन में आते थे, काम करते थे, जब काम नहीं होता था वापस गांव चले जाते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते थे, वो शहरों में ही रहकर वेट करते थे, रैन बसेरे में रहते थे, या फिर किसी भी तरीके से रोड के किनारे रहकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते थे, अलग अलग तरीके के काम खोजने की कोशिश करते थे ताकि उनको काम मिल सके, वो अब क्या कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। आगे चलकर अर्ली 19 सेंचुरी में, यानी कि 1805 में, 1810 में क्या हुआ, आपका एक तरीके से जो वेतन था मजदूरों का वो तो बढ़ा, लेकिन उसका प्रभाव लोगों के जीवन पर उतना अच्छा नहीं पड़ा जैसा कि हमें लगता है कि भाई वेतन बढ़ा तो भाई अच्छा होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? उसका रीज़न ये था कि देखिए उसी समय क्या हो रहा था कि आपको जो एक तरीके से सामानों के दाम थे वो भी इंक्रीज कर रहे थे। अब जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो जब नेपोलियनिक वार चल रहे थे, आपने हिस्ट्री में चैप्टर 1 में पढ़ा है कि नेपोलियन जो था 1804 में पावर में आ चुका था, वैसे 1799 में ही आ गया था, लेकिन 1804 में जब वो रियल पावर में आ गया तो काफ़ी युद्ध वगैरह चल रहे थे। तो उस समय क्या था, ब्रिटेन में सामानों की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन साथ में वेतन भी बढ़ा था थोड़ा मोड़ा। तो क्या हुआ था कि पहले जो सामान, मतलब कि मान लीजिए किसी मजदूर का अगर 100 रुपये वेतन है, वो पहले 10 केजी चावल खरीद सकता था। अब क्योंकि दाम बढ़ गए हैं तो वो मात्र 8 केजी चावल खरीद पा रहा है। तो रियलिटी में उसको वेतन जो है वो कम पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि युद्ध चल रहा है। तो क्या हो गया, वहां पर क्या हुआ कि जो वेतन है, वेतन तो बढ़ा लेकिन वेतन में उतना सामान नहीं मिलने पा रहा है जितना कि पहले मिला करता था। और साथ में यहां पर बात करें तो जो इनकम था वर्कर्स का, वो सिर्फ वेज रेट पर डिपेंड नहीं करता था, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता था कि कितने दिनों के लिए उसको काम मिला है, और उसके हिसाब से उसका एवरेज डेली इनकम होता था। मतलब कि भाई मजदूरों को डेली के हिसाब से वेतन नहीं मिलता था, बल्कि उसको मान लीजिए कहा गया कि भाई तुमको 15 दिन का काम है, 15 दिन का काम है, कुल मिलाकर इस घर को पेंट मारना है, पेंट मारने के लिए मैं तुमको क्या दूंगा, 1000 रुपए दे दूंगा, 1000 रुपए तो दिन का हिसाब से निकाल लीजिए। इस तरीके से काम वगैरह होते थे।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि मिड 19 सेंचुरी तक क्या हो गया कि करीब 10% जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो एक्सट्रीमली पुअर थी, मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा गरीबी में थी। आप अपने देश में भारत में जो देखते हैं कि बिल्कुल एकदम दयनीय स्थिति में लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, एक्सट्रीम पुअर हैं, वैसी स्थिति में ब्रिटेन के लोग थे 10% के करीब मिड 19 सेंचुरी तक, मतलब कि 1850 के आसपास तक। और इसके अलावा बात करें जब इकोनॉमिक स्लम्प आता था, मतलब कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाती थी, भुखमरी जैसी कोई परेशानी आ जाती थी, जैसे कि 1830 में आया था, उस समय में बेरोजगारों की संख्या जो थी वो 35% से 75% के बीच में चली जाती थी अलग अलग इलाकों में। तो इस वजह से लोग जो थे वो अलग अलग तरीके से परेशान थे और मजदूरों की स्थिति काफी खराब थी। इसके अलावा मजदूरों को एक और डर सताने लगा, एक और चीज से मजदूर परेशान हो गए कि जो मशीनें आ गई थी, जैसे कि जो स्पिनिंग जेनी आया था, उससे मजदूरों को यह लगने लगा कि भाई अब हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हम जो काम पहले करते थे वो ये मशीन कर देंगे, तो भाई जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर मशीन ये काम करेंगे, हमको काम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से लोग जो थे, मजदूर जो थे, वो काफ़ी परेशान होने लगे और उनको अनएम्प्लॉयमेंट का डर सताने लगा कि अब हमें रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर स्पिनिंग जेनी का एग्जाम्पल देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। तो स्पिनिंग जेनी क्या है? एक तरीके से डिवाइस बनाया गया था जिसको कि क्या किया जाता है, आपको स्पिनिंग के काम के लिए यूज़ किया जाता है। स्पिनिंग का काम मतलब जो धागा वगैरह, धागा बनाने का काम होता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। उसमें क्या होता है, आपको कई सारे स्पिंडल्स आपको एक साथ घुमाकर कई सारे धागे एक साथ बनाए जा सकते थे इस मशीन से। ठीक है, तो जब स्पिनिंग जेनी आया तो स्पिनिंग जेनी से जो महिलाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। क्यों गुस्सा थी भाई? क्योंकि जो ये काम होता था, धागा बनाने का काम, स्पिनिंग का काम होता था, ये आपको महिलाएं किया करती थी। और यहाँ पर ये जो महिलाएं थी, इनको लगता था कि भाई अगर ये स्पिनिंग जेनी आ गया तो हमारा तो काम छिन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करने लगी। लोग जो थे वो काफ़ी इस चीज़ के ऊपर कन्फ्लिक्ट करते थे, विरोध करते थे, हमला तक कर देते थे। और यहाँ पर आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर 1840 के बाद में बहुत सारी एक्टिविटीज़ नई होने लगी, मतलब ज़्यादा होने लगी। जैसे कि बिल्डिंग एक्टिविटी था शहरों में, वो काफ़ी ग्रो अप कर गया, उससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला, रोड चौड़े होने लगे, नए रेलवे स्टेशन बनने लगे, रेलवे लाइन बिछने लगी, टनल्स बनने लगे, ड्रेनेज बनने लगे, सीवर बनने लगे, रिवर एम्बैंकमेंट होने लगे। तो इन सभी से क्या होने लगा, बहुत सारे मजदूरों को काम मिलने लगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को काम मिला। और यहाँ पर इन सभी को काम मिलने के बाद भी बहुत सारे लोग जो थे उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था और लोग जो थे वो परेशान थे। ठीक, अब यहाँ पर बात करें तो आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है, टॉपिक नंबर 3। तो अभी तक हमने क्या किया, ब्रिटेन की कहानी समझ ली, ब्रिटेन की कहानी देख ली। अब हम क्या करने वाले हैं, टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, यानी जो एक तरीके से गुलाम देश थे जैसे कि भारत, उनकी हम बात करेंगे। और यहाँ पर कहानी हम देखेंगे इंडिया की। तो इंडिया में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और इंडिया की, भारत की कहानी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, किसी और भी तरीके के दूसरे सेक्टर की बात नहीं करेंगे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जरिए से हम लोग समझेंगे कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ। अब यहाँ पर आपको टॉपिक नंबर है 3.1, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब यहाँ पर आपको बताया गया है, समझाया गया है कि इंडस्ट्रीज़ के आने से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर भारत में क्या स्थिति थी, टेक्सटाइल की इंडिया में क्या स्थिति थी, लोग कैसे काम करते थे, क्या इनकम होता था, ये हम ज़रा सा समझेंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहता है कि मशीन इंडस्ट्रीज़ के आने से पहले, फैक्ट्रियों के आने से पहले जो सिल्क और कॉटन का सामान था इंडिया से, मतलब इंडिया में जो कपड़े बनते थे, इंडिया में जो सामान बनते थे सिल्क और कॉटन के, वो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करते थे। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाते तो वहाँ पर आपको कोई भी व्यक्ति जो था उसका शौक होता था, वो अगर अमीर है, पैसे उसके पास, तो वो इंडिया से खरीदे बने हुए कपड़े खरीदता था। उसका रीज़न ये था कि दुनिया के अलग अलग इलाके में जो कॉटन वगैरह मिलता था, कॉटन उगता था, वो काफ़ी मोटा होता था। लेकिन भारत में जो कॉटन उगता था वो काफ़ी फाइन क्वालिटी का होता था, काफ़ी महीन होता था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता था। और इसी वजह से अगर आप हिस्ट्री में देखें तो जो आपको आर्मेनियन और पर्सियन मर्चेंट होते थे, वो पंजाब से इन कॉटन के बेल्स को, यानी कॉटन का जो पौधा होता है उससे जो बेल्स होते हैं उसको लेकर, यानी कच्चा जो कॉटन है उसको लेकर जाते थे सेंट्रल एशिया तक, ईस्टर्न पर्सिया तक, सभी
जगहों पर लेकर जाते थे और यहाँ पर इन बेल्स को आगे चल के क्या किया जाता था, प्रोसेस करके सामान वगैरह बनाए जाते थे। अब ये जाते कैसे थे, तो ये भाई जाते थे ऊंटों पर लाद के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर होते हुए, माउंटेन पासेस होते हुए, डेजर्ट होते हुए पूरा अफगानिस्तान के जरिए उस रीजन में पहुंचता था। आगे चलकर जब सी ट्रेड आया, सी ट्रेड बढ़ने लगा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो गुजरात कोस्ट था, गुजरात में जो सूरत का पोर्ट था और साथ में जो आपका इस तरफ में जो आप देख सकते हैं जो हुगली का पोर्ट था, वो काफ़ी एक तरीके से पॉपुलर था, जो कि क्या करता था, विदेशों में सामान एक्सपोर्ट करता था। इसी तरीके से कोरोमंडल कोस्ट में, यानी कि जो नीचे आपका साउथ का रीजन हो गया, वहाँ पर आपको मसूलीपट्टनम एक पोर्ट था, वहाँ से भी एक्सपोर्ट वगैरह होते थे। अब यहाँ पर ये एक्सपोर्ट मेनली होते थे साउथ ईस्ट एशियन को, मतलब कि अगर हम बात करें तो गुजरात कोस्ट से आपको गल्फ रीजन में, रेड सी पोर्ट में, और इसके अलावा मसूलीपट्टनम और जो हुगली है बंगाल का, वहाँ से साउथ ईस्ट एशिया में होता था ट्रेड, मतलब वर्ल्ड के अलग अलग इलाके में। अब ये जो पूरा व्यापार होता था, इसमें इंडिया के बहुत तरीके के मर्चेंट होते थे, बैंकर होते थे, जो कि इस काम में इन्वॉल्व होते थे। ये लोग क्या करते थे, प्रोडक्शन फाइनेंस करते थे, मतलब कि कहीं पर खेती करना है तो भाई उसके लिए किसान जो है उसको पैसा चाहिए, तो किसानों को पैसा प्रोवाइड करते थे। सामान को देहाती इलाकों से खरीद के, खेतों से खरीद के, और उसको एक्सपोर्टर तक लेकर आते थे, यानी जो पोर्ट है जहां पर से जहाजों में लोड होना है वहां तक लाते थे। अब ये क्या करते थे, ये इस काम के लिए वेवर्स को, यानी कि जो बुनकर होते थे, उनको एडवांस पैसा देते थे। मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो कॉटन वगैरह उगाने के लिए पैसा दिया, कॉटन उगाया, फिर उसको जाकर वेवर को दिया, वेवर ने क्या किया, बुनकर ने क्या किया, कपड़ा तैयार किया, और फिर वहां से कपड़े ले लिए और उसको क्या किया, पोर्ट तक ले गए। पोर्ट पर जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, बड़े बड़े जहाज के मालिक होते थे, एक्सपोर्ट मर्चेंट होते थे, वो एक दलाल रखते थे, ब्रोकर रखते थे। वो क्या करता था, वो इन व्यापारियों से क्या करता था, खरीद लेता था, इन सामानों को दाम को मोल भाव करके खरीद लेता था, और फिर उसको विदेशों में ले जाकर बेच दिया जाता था। तो मतलब 1750 से पहले यह स्थिति थी कि इंडिया के सामान के ऊपर जो ट्रेड वगैरह सारा चीज होता था, उसमें इंडियन व्यापारी एक तरीके से इन्वॉल्व होते थे, पूरे मार्केट को लीड करते थे, सब चीज वो काम करते थे। लेकिन 1750 आते आते या फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पूरा सिस्टम था, जहां पर इंडियन व्यापारियों का कंट्रोल था, ये पूरा सिस्टम टूटने लगा या फिर खत्म होने लगा। उसका कारण यह था कि जो यूरोपियन कंपनीज थी, यूरोपियन कंपनीज में यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, इंग्लैंड की भी, इसके अलावा जो डच थे, फ्रेंच थे, पुर्तगीज से, सभी की बात हो रही है। ये सभी लोग जो थे ये काफी पावरफुल हो रहे थे। ये पावरफुल हो रहे थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोकल कोर्ट्स कहने का मतलब है कि राज दरबार, वहां के जो राजा थे उनसे कई सारे कंसेशन ले लिए। कंसेशन मतलब कि भाई बोला कि हम व्यापार करते हैं, बहुत व्यापार करते हैं, आप हमको टैक्स में छूट दे दो, या फिर हमको मोनोपोली राइट दे दो, कि मतलब अगर कॉटन का ट्रेड है तो कॉटन का ट्रेड कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो इस तरीके के जब इनको छूट मिलने लगे तो यहां पर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकम प्रॉफिट ज्यादा होने लगा, व्यापार वो ज्यादा करने लगी। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर ये जो यूरोपियंस थे, ये जब व्यापार करते थे तो ये आपको पुराने पोर्ट से नहीं करते थे, मतलब सूरत के पोर्ट से नहीं करते थे, हुगली से भी नहीं करते थे। ये क्या करते थे, ये अपने अलग पोर्ट बनाए, वहां से इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने पोर्ट बनाया था कलकत्ता का पोर्ट या फिर बंबे का पोर्ट, यहां से ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। अब यहां पर क्या हुआ कि जो पुराने पोर्ट थे, सूरत के पोर्ट और हुगली के पोर्ट, यहां से एक्सपोर्ट काफी बुरी तरीके से गिर गए, कम होने लगे, बहुत कम यहां से बिक्री वगैरह होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि पुराने जो बैंकर थे, पुराने जो ट्रेडर थे, मर्चेंट थे, जो कि इंडियन थे, जो कि पूरा ये सिस्टम संभालते थे, वो बैंकरप्ट होने लगे, उनकी इनकम खत्म होने लगी, उनका सारा व्यापार खत्म होने लगा। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सूरत जो है, सूरत जो पोर्ट है, वहां से आपको करीब 1,60,00,000 का व्यापार होता था। लेकिन 1740 आते आते तक ये मात्र 30 लाख का व्यापार होने लगा, इतना यहां से व्यापार कम हो चुका था। अब इसके बाद बात करें तो यहां पर यही कहे कि भाई सूरत और हुगली जैसे जैसे कम हो रहे थे वहां से व्यापार, उसी के कंपैरिजन में बॉम्बे और कलकत्ता में व्यापार काफी बढ़ रहा था, ट्रेड वहां से एक्सपोर्ट काफी बढ़ रहा था। और ये जो आपको कलकत्ता और बॉम्बे पोर्ट थे, यहां पर भारतीयों का कब्जा नहीं था, भारतीयों का कंट्रोल नहीं था, बल्कि किसका कंट्रोल था, यूरोपियंस का कंट्रोल था। अब यहां पर क्या हुआ कि
यूरोपियंस जो थे, यूरोपियन कंपनीज जो थी, ये सभी चीज़ें जो थी अपने कंट्रोल में रखती थी। यहाँ पर पोर्ट भी इनके कंट्रोल में होता था, बिकने वाला सामान भी इनका होता था, और जो जहाज यहाँ से सामान लेकर जाते थे ये भी यूरोपियन होते थे, ये भी इंडियन नहीं होते थे। अब यहाँ पर बहुत सारे जो पुराने आपको व्यापारी घराने थे भारत के, वो बर्बाद होने लगे, उनकी स्थिति खराब हो गई, और जो लोग सरवाइव करना चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि भाई किसी तरीके से हम जिंदा रहें, मेरे को बिजनेस मिलता रहे, वो लोग क्या करने लगे, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के साथ मिलकर काम करने लगे ताकि उनको लॉस ना हो, ताकि वो बचे रहें। अब यहां पर आगे अब हमें समझना है कि ये पूरा काम जो हुआ उसकी वजह से जो वेवर्स थे या फिर दूसरे जो कारीगर थे उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3.2 में क्या है, व्हाट हैपेंड टू वेवर्स। तो अगर हम बात करें वेवर्स की, तो जो बुनकर थे, जो कारीगर थे, उनके लाइफ के ऊपर जो इंपैक्ट हुआ उसमें एक बहुत बड़ा इवेंट था बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया था, बंगाल पर कब्जा किया था, आपने ये पढ़ लिया है। और साथ में भारत के दूसरे इलाके में भी, जैसे कि मद्रास में या फिर जो मैसूर के इलाके हैं, उनके कुछ इलाकों पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो इन कब्जा से पहले जो बुनकरों की जिंदगी थी वो तो भाई जैसे चल रही थी, लेकिन इन इलाकों पर कब्जा होने के बाद बुनकरों की जिंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ा। कैसे प्रभाव पड़ा ये समझते हैं। तो भाई आपको पता है कि 1760 के आसपास बहुत सारे चीज़ें हो रही थी भारत में। बंगाल पर कब्जा हो चुका था। 1764 में क्या हुआ था, 1765 में जो अंग्रेज थे उनको दीवानी राइट भी मिल गया था, और भी बहुत तरीके की चीज़ें हुई थी। तो जब ये चीज़ें हुई तो शुरुआत में यहां पर बुनकरों पर उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? उसका रीज़न ये था कि भाई टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट था वो किसी भी तरीके से डिक्लाइन नहीं हुआ, बिक्री जितना होता था उतना ही होता रहा, और भी बल्कि डिमांड बढ़ गया। और यहां पर जो ब्रिटिश आपको कॉटन इंडस्ट्री थी वो भी उतना ग्रो नहीं की थी, ब्रिटेन में भी सामान नहीं बन रहे थे, तो सभी चीज़ें यहीं से एक्सपोर्ट हो रही थी, उसमें कोई रोक टोक नहीं आ रहा था। अब यहां पर कंपनी भी चाहती थी कि ये व्यापार है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि इसी से कंपनी को बहुत ज़्यादा इनकम होता था। लेकिन यहां पर एक चीज़ आपको समझना है कि बंगाल के ऊपर कब्जा करने से पहले और कार्नाटिक रीजन पर, यानी कि जो कर्नाटक का रीजन है उसके आसपास के इलाके, वहां पर कब्जा करने से पहले, जैसे कि 1760s और 1770s में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको काफ़ी परेशानी होती थी आपको सामान खरीदने में एक्सपोर्ट के लिए। मतलब वो यहाँ से बहुत मुश्किल से सामान खरीदती थी और बहुत मुश्किल से सामान वो ले जाकर बेचती थी। उसका कारण ये था कि जो फ्रेंच थे, डच थे, पुर्तगीज थे, और साथ में कई सारे लोकल व्यापारी थे जो कि इस मार्केट में तैयार थे बुनकरों से सामान खरीदने के लिए। तो यहाँ पर अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ता था, हर कोई से compete करके सामान खरीदना होता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो वीवर्स थे और जो सप्लाई मर्चेंट्स थे, यानी जो व्यापारी सामान सप्लाई करने का काम करते थे, उनके पास बहुत ऑप्शन होता था। जो भी सबसे महंगे दाम पर सामान खरीदने के लिए तैयार होता था उसको ये बुनकर सामान बेच देते थे, और उनको काफ़ी अच्छा इनकम होता था, काफ़ी उनकी आमदनी अच्छी होती थी। अब यहाँ पर इस चीज़ से परेशान होकर अंग्रेज़ों ने कई सारे लेटर्स भी लिखे थे लंदन अपने ऑफिसर्स के पास कि भाई हम लोगों को सप्लाई लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, सामान भी बहुत महंगा मिल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। ये चीज़ें प्रूफ में है, ऐसा नहीं है कि बस कहने के लिए है, ये रियलिटी में हुआ था, इसका प्रूफ भी है। लेकिन क्या हुआ कि जब बंगाल के ऊपर कब्जा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, या फिर और भी साउथ के रीजन पर कब्जा हो गया, तो यहां पर अंग्रेजों ने एक तरीके से मोनोपोली राइट ट्रेड के ऊपर स्थापित करना शुरू कर दिया। यानी कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया ताकि पूरे ट्रेड के ऊपर इनका मैनेजमेंट रहे, इनका कंट्रोल रहे, सारे कंपटीशन को बाहर निकाल दिया जाए, जो दाम है वो कम दामों पर ये सामान खरीदने पाए, सामान इनको रेगुलर सप्लाईज मिलता रहे, और आसानी से ये इनका ट्रेड चलता रहे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे काम किए। पहला क्या हुआ, पहला यह था कि जो कंपनी थी उसने क्या किया, जितने भी पुराने ट्रेडर्स थे उनको हटाने की कोशिश की, और साथ में जितने भी ब्रोकर्स थे जो कि इस तरीके के डील वगैरह में इन्वॉल्व होते थे उनको हटाने की कोशिश की, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित करने का कोशिश किया। डायरेक्ट कंट्रोल कैसे स्थापित किया, तो इसके लिए उन्होंने एक कर्मचारी रखा एक प्रकार का, जो कि क्या था, जिसका नाम था गुमाश्त।
ये गुमास्त क्या होता था, एक प्रकार का सुपरवाइजर होता था जो कि एक खास इलाके में क्या करता था, जो भी वेवर्स होते थे उनके ऊपर निगरानी रखता था, उनके काम काज को देखता था कि अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम पर समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, सब चीज पर निगरानी रखता था। तो इस तरीके से जो कंपनी थी वो एक तरीके से क्या करती थी, उस इलाके के बुनकरों के ऊपर नजर रखती थी, निगरानी रखती थी कि वो किसी दूसरे के साथ ट्रेड ना करें और समय पर सामान बनाए और समय पर कंपनी को सामान दे दें। दूसरा यह था कि जो कंपनी थी और भी तरीके अपनाती थी। जैसे कंपनी क्या करती थी, वेबर्स को रोकने के लिए कि भाई वो किसी और के साथ ट्रेड ना करें, वो कंपनी क्या करती थी, वो एडवांस दे देती थी। मतलब कि पहले ही कंपनी क्या करती थी, ऑर्डर दे देती थी, और ऑर्डर देकर जो वेवर्स थे उनको लोन दे दिया जाता था, एडवांस दे दिया जाता था कि आपको जो भी सामान बेसिक जरूरत है, रॉ मटेरियल चाहिए, वो जाकर खरीद लीजिए और क्या कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए। और यहां पर क्या होता था, प्रोडक्शन के बाद आपको क्या करना है, सामान ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना है। तो यहां पर क्या होता था कि जो लोग, जो बुनकर ये लोन ले लेते थे, और ये अगर गुमस्त को, यानी जो ये गुमस्त होते थे, इनको देना होता था, अगर ये नहीं दे पाते थे तो कई तरीके की परेशानी होती थी। और यहां पर साथ में ये भी था कि ये किसी और ट्रेडर को सामान नहीं दे सकते थे, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देंगे। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमने क्या देखा कि अगर गोमस्त को नहीं देंगे तो क्या होगा, तो यहां पर समझिए। तो यहां पर क्या हुआ, शुरुआत में जो किसान थे, जो कारीगर थे, वो तो काफी खुश हुए कि भाई क्या मिल रहा है हमको, एडवांस मिल रहा है, काम भी ज्यादा मिल रहा है, एकदम श्योर है कि भाई सामान देंगे, पैसा मिल जाएगा, सब चीज ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जो वेवर्स थे उन्होंने एडवांस लेना शुरू किया, लोन लेना शुरू किया कि भाई वो उनकी इनकम बढ़ जाएगी, उनको ज्यादा इनकम होगा। बहुत सारे जो वेवर्स थे उनके पास छोटी छोटी जमीन होती थी जिस पर वो पहले खेती किया करते थे, लेकिन क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाई मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, मेरे को बहुत ज्यादा एडवांस मिला है, बहुत ज्यादा मैं सप्लाई कर सकता हूं, बहुत इनकम हो सकता है, तो इन्होंने क्या किया, अपना जो काम था, जो खेत था, उसको भाड़ा पर लगा दिया, जमीन को भाड़े पर लगा दिया, और पूरे परिवार के सभी लोगों को काम में लगाकर सभी लोगों से क्या करने लगे, कपड़े तैयार करवाने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि परिवार के सभी लोग जो थे वो इस पूरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगे, पूरे एक्टिविटी में काम करने लगे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर बहुत तरीके की परेशानियां आने लगी। क्या होने लगा कि जो कारीगर थे उनमें और गुमास्त में क्या होने लगे, झगड़े होने लगे। तो मैंने कहा ना कि भाई यहां पर क्या हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था कि अगर गुमास्त को नहीं दे पाए तो क्या होगा, तो यहां पर परेशानी यही आने लगी। तो शुरुआत में क्या होता था, मतलब कि जो गुमास्त थे, अंग्रेजों के आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले क्या था कि जो सप्लाई मर्चेंट होते थे वो आपको वीविंग विलेजेस के आसपास ही रहते थे, यानी बुनकरों के गांव के आसपास के ही लोग होते थे, वहीं पर वो रहते थे, और वीवर्स के साथ, बुनकरों के साथ काफी अच्छे उनके संबंध होते थे। तो उनको जो भी जरूरत होता था, जो भी काम होता था, वो उनकी मदद कर दिया करते थे। जब भी बुनकरों को कोई जरूरत होता था, व्यापारी मदद कर देते थे। लेकिन जब यहां पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और गुमास्त यहां पर रहने लगे, तो गुमास्त यहां पर गांव के आसपास के लोग नहीं होते थे, बल्कि बाहर का कोई कर्मचारी होता था, और यहां पर इनका गांव से कोई मतलब ही नहीं होता था, कोई रिलेशन नहीं होता था, किसी भी प्रकार से कोई मतलब कोई रिलेशन ही नहीं था। इनको कंपनी ने हायर किया था, बस ये यहां आकर काम कर रहे थे। और ये जो गुमास्त होते थे ये काफी एरोगेंट होते थे, हमेशा सैनिकों को लेकर चलते थे, सिपाही लेकर चलते थे, प्यून लेकर चलते थे, और कोई भी वर्कर अगर काम सही पर नहीं करने पाता था, समय पर नहीं करने पाता था, तो उसको पनिश किया जाता था। पनिश कैसे होता था भाई, उनको पीटा जाता था, उनको पब्लिक में खड़ा होकर उनकी कुटाई की जाती थी, इस तरीके से उनको पनिश किया जाता था। जो वेवर्स थे उनके पावर भी पहले के कंपैरिजन में अब चले गए, क्योंकि पहले क्या होता था, जो बुनकर होते थे उनके पास ये आज़ादी थी कि वो ट्रेडर्स के साथ कम मोल भाव कर सकते थे, कि भाई तुम अगर 100 रुपया दे रहे हो तो वो तो 120 दे रहा है, उसको बेचेंगे, तो इस तरीके से मोल भाव कर सकते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया बंगाल पर या फिर साउथ के रीजन पर, मतलब जहां भी कब्जा हुआ वहां पर इनको अब ये बार्गेनिंग पावर एक तरीके से खत्म हो गया। ये अब प्राइसेस के ऊपर बार्गेन नहीं कर सकते थे और किसी दूसरे व्यापारी को बेच भी नहीं सकते थे, और इनको हमेशा बेचना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को ही, और इनको दाम मिलता था बहुत ज़्यादा कम, और जो लोन ये लेते थे वो हमेशा कंपनी के साथ इनको बांध कर रख देते थे कि भाई किसी और के साथ आप व्यापार भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से इम्पैक्ट पड़ा जो कारीगर थे उनके ऊपर।
अब यहां पर बात करें तो यहां पर टॉपिक क्या है, टॉपिक है डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन कॉटन वेवर्स इन द 19th सेंचुरी। ये 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन यहां का नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नीचे का है। तो यहां पर इस टॉपिक में क्वेश्चन है, इस टॉपिक का क्वेश्चन है, गलती से ऊपर लिखा गया, मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि जो वेवर्स थे और जो गुमास थे इनके बीच में झगड़े होने लगे, बुनकरों को कम पैसा मिलने लगा, बुनकरों की आमदनी खत्म होने लगी, बहुत कम होने लगी। तो क्या हुआ, जो कार्नाटिक रीजन था और जो बंगाल रीजन था, यहां पर बहुत सारे जो बुनकर थे जो कि परेशान इन चीजों से हो गए, वो क्या करने लगे, गांव छोड़कर पूरे गांव के गांव डिजर्ट करने लगे, मतलब पूरा गांव एक बार में गांव छोड़कर भाग गया और वो जाकर किसी और गांव में जाकर रहने लगे, वहां पर जाकर लूम्स सेटअप कर लिए, जहां पर उनका फैमिली रिलेशन हो, जान पहचान का कोई हो, वहां पर जाकर रहने लगे और वहीं पर सारा काम धंधा अपना करने लगे। और कहीं पर क्या हुआ, कई जगहों पर वेवर्स ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया, ट्रेडर्स के साथ मिलकर कंपनी को और उसके ऑफिसर को अपोज करने लगे। और आगे आगे चलकर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग जो थे वेवर्स थे उन्होंने लोन लेना बंद कर दिया या फिर कम कर दिया और वर्कशॉप बंद कर दिए और दूसरे काम करने लगे, जैसे कि मजदूरी करने लगे। लेकिन क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जो कॉटन वेवर्स थे उनको नई तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ये अब हम जरा सा समझते हैं। तो यहां पर आपको ये जो टॉपिक है ना, ये मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, इससे ये क्वेश्चन आपका बनता है। ये क्वेश्चन को आंसर हम यहां पर देखेंगे। साथ में एक और क्वेश्चन यहां पर है, ये क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं, व्हाई वेयर देयर क्लैसेस बिटवीन द वेवर्स एंड गोमस्त। क्यों क्लैसेस होते थे भाई, वो तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। अब यहां पर सिपोय को समझाया गया। सिपोय शब्द का मतलब क्या होता है, तो भाई देखो भारत में सिपाही होता था, तो अंग्रेज सिपाही सिपाही बोल नहीं पाते थे, वो सिपाही बोलते थे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो टॉपिक है हमारा मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। यहां पर क्या हुआ 1772 में, मतलब कि यहां पर क्या हुआ वो तो देखने वाले हैं, लेकिन ये अलग चीज है कि 1772 में हेनरी पर्डुलो एक कंपनी के ऑफिशियल थे। उन्होंने ये कहा था कि इंडियन टेक्सटाइल जो है ना, उसका डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाला है। और उसका कारण ये है कि भारत में जो सामान बनता है जितनी अच्छी क्वालिटी का, उतनी अच्छी क्वालिटी का वर्ल्ड में कहीं और बनता ही नहीं है। समझ गए। लेकिन क्या हुआ कि आगे चलकर 19th सेंचुरी में जो ये डिक्लाइन था, मतलब कि जो आपको एक्सपोर्ट था टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का, उसका काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होने लगा। और अगर हम देखें तो 1811-12 में जो 33% जितना भी एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, उसका 33% कॉटन टेक्सटाइल होता था, वो गिरकर क्या हो गया 1850-51 में 3% हो गया। ऐसा क्यों हुआ और इसके क्या रिजल्ट हुए, क्या परिणाम हुए, ये ज़रा सा समझते हैं। अब क्या हुआ, इसकी कहानी शुरू होती है भारत से नहीं बल्कि इंग्लैंड से। क्यों डिक्लाइन किया, तो उसका कारण यह था कि इंग्लैंड में जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो काफ़ी डेवलप हो गई। वो डेवलप हो गई मतलब क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ सेटअप हो गई और भी बहुत सारी चीज़ हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी इंडस्ट्रियल ग्रुप थे जो भी प्रोडक्शन वगैरह करते थे, वो परेशान इस बात से थे कि जो भाई विदेशों से इम्पोर्ट हो रहा है ना, उसकी वजह से क्या है, हमारा सामान नहीं बिकेगा। उन्होंने अपने सरकार के ऊपर प्रेशर डाला कि सरकार जो है विदेशों से सामान के ऊपर ड्यूटी लगा दे, टैक्स लगा दे कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर, ताकि क्या हो सके, जो मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में बने हुए जो सामान है वो ब्रिटेन में आसानी से बिक सके, बिना किसी परेशानी से, बिना किसी रोक टोक के। तो उसी समय में क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक तो उन्होंने क्या किया, पहला तो भाई ब्रिटेन में सामान बिकने से, विदेशी सामान मतलब भारत का सामान बिकने से रोक दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मना लिया या फिर प्रेशराइज कर लिया कि वो जो है ब्रिटेन में बनने वाले जो सामान हैं उनको भारत में भी लाकर बेचना शुरू करे। मतलब कि ब्रिटेन में जो सामान आ रहे हैं उसको रोक दो, लेकिन यहां जो सामान बच रहा है ना, बन रहा है ना, उसको ले जाकर कहाँ बेचो, इंडिया में ले जाकर बेचो। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश कॉटन गुड्स थे उनका जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा और ये अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ। और 18th सेंचुरी के अंत तक जहां पर कोई भी कॉटन का हम इंपोर्ट नहीं करते थे, कॉटन के बने हुए कपड़े हम भारत में इंपोर्ट नहीं करते थे, ज़रा सा भी नहीं करते थे। वहीं 1850 में आते आते क्या हुआ कि कॉटन पीस गुड्स जो थे, पीस गुड्स एक प्रकार का कपड़ा होता है, थान का कपड़ा आपने देखा है, थान का कपड़ा होता है, और ये कितना होने लगा, इंडिया में जितना भी इंपोर्ट होता था उसका 31% होने लगा। और 1870 आते आते तक कुल मिलाकर 50% हमारा इंपोर्ट क्या होता था, कॉटन इंपोर्ट होता था, कॉटन पीस गुड्स इंपोर्ट होते थे। समझ गए। तो अब यहां पर जो कॉटन वेवर्स थे इनको दो प्रॉब्लम एक साथ फेस करने पड़े। पहला तो उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट था, मतलब कि विदेश, भारत से जो सामान बनकर विदेशों में जाकर बिकता था वो बंद हो गया, ब्रिटेन में बाजार खत्म और भी जगहों पर खत्म। दूसरा ये था कि लोकल मार्केट जो था
लोकल मार्केट मतलब भारत के मार्केट में भी अब उनको ब्रिटिश सामानों से कंपीट करना पड़ता था। और हाँ, एक्सपोर्ट मार्केट में मैं कह रहा हूं तो सिर्फ ब्रिटेन की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया की बात हो रही। क्यों भाई? क्योंकि ब्रिटेन के सामान पूरी दुनिया में बिक रहे थे, तो भारत के सामान को ब्रिटेन के सामान के साथ कंपीट करना पड़ता था। और ब्रिटेन के जो कपड़े होते थे वो सस्ते होते थे, तो इसलिए भारत के कपड़े कोई खरीदता नहीं था। समझ गए? तो यहां पर क्या होता था, दाम की वजह से मशीन से बने हुए कपड़े सस्ते होते थे, इसलिए जो भारत के कारीगर थे वो उस दाम से कंपीट नहीं करने पाते थे। और 1850 1850 आते आते तक जो ज्यादातर वीविंग रीजन्स थे इंडिया के, वो काफी डिक्लाइन कर गए और डिसोलेशन में चले गए। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आगे 1860s में जो वीवर्स थे उनको नया प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। नया प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ा कि अब उनको रॉ कॉटन का सप्लाई भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था भाई? उसका रीजन ये था कि जो अमेरिका था वहां पर रिवोल्ट हो चुका था, अमेरिकन सिविल वार वहां पर चालू हो गया था। तो भाई यूएस जो था वो ब्रिटेन को कॉटन सप्लाई किया करता था, तो यूएस में सिविल वार होने लगा। सिविल वार मतलब कि भाई गृह युद्ध अमेरिका में होने लगा। तो वहां पर सिविल वार की वजह से वहां पर ब्रिटेन में जो डिमांड थी, मतलब ब्रिटेन में जो अमेरिका से कॉटन आता था वो बंद हो गया। तो अब ब्रिटेन जो था वो इंडिया से कॉटन खरीद कर ले जाने लगा। तो उससे क्या हुआ, इंडिया से रॉ कॉटन बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगा, और साथ में जो प्राइसेस थे रॉ कॉटन के वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इंडिया में जो बुनकर थे, वीवर थे, उनको अब सप्लाईज उतनी आसानी से नहीं मिलती थी, मिलती भी तो बहुत महंगी मिलती थी। तो इस वजह से यहां पर क्या हुआ, जो सिचुएशन था वो काफी टफ हो गया। यहां पर जो वीवर्स थे उनको सामान काफ़ी महंगा मिलता था, और साथ में उनका जो सामान बनता था फाइनल प्रोडक्ट वो भी काफ़ी महंगा होता था। तो इस वजह से क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी के अंत तक क्या हुआ कि जो वीवर्स थे और बहुत तरीके के जो दूसरे कारीगर थे उनको कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। और साथ में एक नया प्रॉब्लम भी उनके लाइफ में आ गया, और वो ये था कि इंडिया में भी कई सारी फैक्ट्रियां चालू हो गई, और यहाँ पर क्या हुआ कि मशीन से बने हुए सामान अब भारत में बनने लगे, और यहाँ पर कारीगरों को ये भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अब यहां पर इस कंडीशन में कि भाई भारत में मशीनें बैठ गई हैं, भारत में फैक्ट्रियां बैठ गई हैं, इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम हुआ कारीगरों को, उसके लिए हम अगला टॉपिक देखेंगे। टॉपिक है फैक्ट्रीज कम अप। लेकिन इसके पहले यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्वेश्चन वगैरह की बात करें तो क्वेश्चन में आपका यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई 19वीं सेंचुरी में क्या तीन प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे, वो तो यहां पर हमने डिस्कस कर लिया नीचे। पहला क्या था, पहला कि एक्सपोर्ट मार्केट जो था वो आपका डाउन हो गया। दूसरा लोकल मार्केट भी डाउन हो गया क्योंकि विदेशों से सामान आने लगा। तीसरा कॉटन प्राइसेस, रॉ कॉटन का जो प्राइस था वो भी आपका हो गया। और अगर एक्स्ट्रा 4 पॉइंट अगर आपको लिखने हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, इंडियन इंडस्ट्री, मतलब इंडियन फैक्ट्रियां इंडिया में लगने लगी थी। ये 4 पॉइंट एक तरीके से बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है जो कि आगे आपको बताया गया है। क्वेश्चन यहां पर क्या है, व्हाई डिड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ 19वीं सेंचुरी। तो ये आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। वहां पर हमने बता दिया कि भाई यही वाला आंसर होगा जो कि यहां पर मैंने बताया। ठीक है, यही चारों पॉइंट आप एक तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप बात करें तो आगे हमारे सामने अब टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 4, फैक्ट्रीज कम अप। यानी अब क्या है, अब भारत में फैक्ट्रियां आ गई हैं। तो भारत में फैक्ट्रियां कैसे आई, किसने उन्हें लगाया, कौन लोग वहां काम कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें अब यहां पर हम देखेंगे। तो यहां पर हम भारत में फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, और भारत में जो पहली फैक्ट्री थी वो लगी थी एक कॉटन मिल, और ये लगी थी बॉम्बे में 1854 में, और ये 2 साल बाद इसने प्रोडक्शन चालू कर दिया था। और अगले कुछ सालों में 1862 तक क्या हुआ, बॉम्बे में 4 मिल काम कर रहे थे, और 4 मिल में 94,000 स्पिंडल्स काम कर रहे थे, और 2150 लूम्स काम कर रहे थे। लूम क्या होता है, एक प्रकार का औजार होता है, सिस्टम होता है, मशीन होता है, जिससे कि क्या किया जाता है, आपको कपड़े बुने जाते हैं, धागा से कपड़ा बुना जाता है। और स्पिंडल क्या होता है, धागा बनाने की मशीन होती है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो इसी समय में क्या हुआ, जूट मिल भी सेटअप होने लगा बंगाल में, और जो पहला जूट मिल सेटअप हुआ था ये 1855 में सेटअप हुआ था, और 7 साल बाद दूसरा सेटअप हो गया। 1862 में दूसरा जूट मिल सेटअप हो गया। वहीं नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो कानपुर में क्या हुआ था, एल्गिन मिल स्टार्ट हुआ था 1860s में, 1860-70 के बीच में, और उसके 1 साल बाद अहमदाबाद में सेटअप हो गया था कॉटन मिल। और 1874 आते आते तक जो मद्रास रीजन था वहाँ पर भी स्पिनिंग और वेविंग के मिल जो थे वो चालू हो चुके थे, वो काम करने लगे थे।
अब यहाँ पर बात है कि ये सारे फैक्ट्रियां लग रही थी, ये सारे कॉटन मिल्स लग रहे थे, तो भाई इनको सेटअप कौन कर रहा था? इनको सेटअप करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था, और इन मिल्स में लोग कहाँ से आ रहे थे काम करने के लिए? तो ये 3 पॉइंट जो है ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 4.1, द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो शुरुआती लोग हैं जिन्होंने ये सारे इंडस्ट्रीज लगाना चालू किया, मिल्स वगैरह लगाना चालू किया। तो बात है कि जो इंडिया में इंडस्ट्री लगे वो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के लोगों के द्वारा लगाए गए। तो आइए देख लेते हैं वो कौन से लोग थे। तो यहाँ पर देखें तो बहुत सारे जो बिजनेस ग्रुप थे या फिर बिजनेसमैन थे, उनका जो मेन धंधा था जहाँ से उनको पैसा का इनकम हुआ था, वो हुआ था चाइना के साथ ट्रेड में। जब चाइना के साथ ट्रेड हो रहा था तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था, तो उससे इनको प्रॉफिट हुआ था, जिससे इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके क्या किया, ये सारे मिल्स वगैरह सेटअप किए। तो आपने पढ़ा होगा पिछले साल कि लेट 18 सेंचुरी में कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से ओपियम एक्सपोर्ट कर रहे थे चाइना में, और वहाँ से टी लेकर चाइना से इंग्लैंड जाते थे। तो बहुत सारे इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मतलब मिलकर मतलब कहने का मतलब कि ब्रिटिशर्स जा रहे हैं तो ये भी अपना जहाज़ वगैरह लेकर एक्सपोर्ट करते थे, और ये क्या करते थे, इस ट्रेड में शामिल होते थे, फाइनेंसिंग करते थे, सप्लाईज लेते थे, कंसाइनमेंट पहुँचाते थे, लाते थे, ये सारे काम करते थे। तो इस तरीके के ट्रेड से इनको बहुत तरीके के इनकम हुए, मतलब काफ़ी इनकम हुआ, जिससे कि ये इंडस्ट्रीज वगैरह लगा सके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, बंगाल में बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर थे, जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड में पैसा कमाया था, और इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट किया। इन्होंने 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्थापित की 1830 और 40 के बीच में, और टैगोर इनका जो इंटरप्राइज था ये आपका एक तरीके से अच्छा चला। लेकिन 1840s में क्या हुआ, 1840s में जब बिजनेस क्राइसिस आया, कुछ इकोनॉमिक स्लोडाउन आया था, उसकी वजह से इनका जो सेटअप था, इनका जो बिजनेस था वो डूब गया, वो एक तरीके से खत्म हो गया। लेकिन क्या हुआ, आगे चलकर 19 सेंचुरी में कई सारे ऐसे चाइना के साथ ट्रेडर्स थे जो कि इंडिया के इंडियंस थे, वो एक तरीके से काफ़ी सक्सेसफुल हुए। बॉम्बे में बात करें तो जो पारसी कम्युनिटी के लोग थे, जैसे कि दीन शॉ पेटिट, इसके अलावा जमशेद जी नुजरवान जी टाटा जो थे, वो भी एक तरीके से क्या थे, इसी तरीके से उनका जो अर्निंग था वो हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ, इनको जो वेल्थ था वो यहीं से मिला, मतलब चाइना के साथ एक्सपोर्ट करके और भी तरीके से, और साथ में ये इंग्लैंड को रॉ कॉटन शिपमेंट भी एक्सपोर्ट किया करते थे। इसके अलावा सेठ हुकुमचंद जो थे, जो कि मारवाड़ी बिजनेस थे, जिन्होंने इंडियन जूट मिल, जो पहला इंडियन जूट मिल स्थापित किया था कलकत्ता में 1917 में, वो भी एक तरीके से चाइना के साथ ही उनका ट्रेड हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 1917 में पहला इंडियन जूट मिल सेटअप हुआ था, लेकिन ऊपर हमने कहा कि भाई 1855 में इंडिया में जूट मिल आ चुका था। तो ये क्लियर कर लीजिए कि 1855 में जो जूट मिल स्थापित हुआ था वो ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि कोई ब्रिटिशर था जिसने कि यहाँ पर जूट मिल स्थापित किया था। लेकिन ये जो 1917 में जो आपका जूट मिल स्थापित हुआ, ये ऐसा जूट मिल था जिसका मालिक एक इंडियन था, समझ गए। तो इसी तरीके के और भी व्यापारी थे, जैसे कि जो जीडी बिरला, हम बिरला ग्रुप को जानते हैं, उनके जो ग्रैंडफादर वगैरह थे वो भी चाइना के साथ ट्रेड में ही उनको काफ़ी इनकम हुआ था, काफ़ी पैसे कमाए थे वो, जिससे उन्होंने इंडस्ट्रीज वगैरह इंडिया में स्थापित किए थे। अब यहाँ पर बात करें तो ये एक तरीका हो गया कि भाई चाइना के साथ ट्रेड करके पैसा आया, जिससे कि इंडस्ट्री वगैरह लगाए गए। लेकिन इसके अलावा दूसरे तरीके से भी क्या हुआ, लोग जो थे वो ट्रेड करके पैसा कमा रहे थे वहाँ, जहाँ से उनको पैसा मिला, और इस तरीके के वेंचर वगैरह किए। जैसे कुछ जो मर्चेंट थे वो जो कि मद्रास के थे, वो बर्मा के साथ ट्रेड वगैरह करते थे। इसके अलावा कुछ लोग जो थे वो मिडिल ईस्ट, कुछ लोग ईस्ट अफ्रीका के साथ ट्रेड करके प्रॉफिट कमाते थे। तो इस तरीके से भी जो लोग थे वो एक तरीके से ट्रेड करके इनकम उनका हो रहा था, जहां से उनको कैपिटल मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे। लेकिन इसके अलावा दूसरे भी कॉमर्शियल ग्रुप थे जो कि बाहर किसी विदेश में जाकर ट्रेड नहीं कर रहे थे, बल्कि भारत में ही एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेड कर रहे थे। वो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते थे, बैंकिंग सिस्टम वो प्रोवाइड करते थे, फंड ट्रांसफर करते थे, फाइनेंस करते थे, ट्रेडिंग को बहुत तरीके से काम करके वो उनको पैसे इनकम होते थे। अब यहां पर बात हुआ कि जब इंडस्ट्रीज वगैरह लगने की बात आने लगी, उस समय बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करना शुरू कर दिया। अब यहां पर आगे चलकर क्या हुआ कि जो इंडियन पूरा ट्रेड सिस्टम था, ट्रेड था, उस पर कॉलोनियल कंट्रोल धीरे धीरे टाइट होने लगा। अंग्रेज जो थे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड पर अपना कंट्रोल चाहते थे, और इस वजह से जो इंडियन मर्चेंट थे, इंडियन व्यापारी वगैरह थे, उनको जो काम करना था उसमें काफ़ी बाधा वगैरह भी होने लगी थी। जैसे कि जो इंडियंस थे उनको यूरोप
के साथ ट्रेड करने के लिए मना कर दिया गया था कि वो मैन्युफैक्चर्ड गुड का ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और वो एक्सपोर्ट अगर कर सकते हैं तो केवल रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन, ओपियम, व्हीट, इंडिगो, इस तरीके से, जो कि ब्रिटिशर्स को चाहिए, और कुछ भी किसी और को एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो शिपिंग बिजनेस था वहां से भी इंडियंस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया गया था। अब क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक सिचुएशन ऐसा ही चलते रहा। जो इंडियन व्यापारी थे उनको बहुत तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ी, उनको बिजनेस बंद करने पड़े कई सारे व्यापारियों को, और बहुत उनके लाइफ में प्रॉब्लम थे। लेकिन क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो यूरोपियन जितने भी थे बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस ग्रुप, जैसे कि आज आप देखते हैं ना कि भाई ग्रुप है, टाटा ग्रुप या फिर अंबानी ग्रुप, तो ये सारे क्या हैं, ग्रुप हैं जो कि कई सारी कंपनियां संभालते हैं। उस समय से क्या होता है, उस समय भी यूरोपियन कई सारे ग्रुप थे जो कि इंडिया में आपको क्या करते थे, बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस संभालते थे। जैसे कि 3 उसमें से नाम दिए गए हैं, बर्ड हाइगर एंड कंपनी, एंड्रे यूल, जैक्री स्निकर, ये सारी कंपनियां थी जो कि इंडिया के फैक्ट्रियां वगैरह की मालिक हुआ करती थी। अब यहां पर क्या हुआ कि जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो ये सारी कंपनियां जो थीं वो उसमें उलझ गई, उसमें काम करने लगी, और यहां पर इंडियंस को थोड़ा सा छूट मिल गया। लेकिन यहां पर ये काम कैसी करती थी, ये अगर हम देखें तो ये सारी कंपनियां काम क्या करती थी कि ये एक तो पैसे प्रोवाइड करती थी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनियां सेटअप करती थी और उसको मैनेज करती थी, और इसके बदले में साथ में जो इंडियंस होते थे वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते थे, कैपिटल प्रोवाइड करते थे, और साथ में जो यूरोपियन कंपनियां थी, ये जो कंपनियां का नाम दिया गया, ये सारा इन्वेस्टमेंट करती थी और बिजनेस डिसीजन लेती थी कि भाई कहां पैसा लगाना है, कैसे करना है, क्या करना है, सारा चीज समझ गए। जो यूरोपियन मर्चेंट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो एक तरीके से अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन्होंने बनाकर रखा था। वो इंडियन व्यापारियों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं होने देते थे, इंडियन व्यापारियों को बाहर रखा जाता था, और सारा यूरोपियंस जो थे वो अपना मिलजुल कर सारा काम वगैरह करते थे। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर JN टाटा, RD टाटा, RJ टाटा, सभी जो लोग हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आगे बढ़ें तो एक वर्कर का फैमिली है, वो उसको देख सकते हैं। तो यहां पर अब अगला टॉपिक आता है 4.2। 4.2 टॉपिक क्या है, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, ये वर्कर कहां से आते थे। सिंपल एक लाइन में अगर मैं आंसर बताऊं तो सिंपल एक लाइन में आंसर है कि वर्कर जहां पर भी फैक्ट्री होती थी उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट होते थे वहां से आते थे। अब यहां पर बात करें तो यहां पर जो फैक्ट्रीज थी उनको तो वर्कर की जरूरत थी, जैसे जैसे फैक्ट्रियां लगने लगी वैसे वैसे वर्कर आने लगे। 1901 में 5,84,000 वर्कर काम कर रहे थे इंडियन फैक्ट्री में। 1946 तक 24,36,000 वर्कर्स जो थे फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। तो ये वर्कर आते कहां से थे, सिंपल आंसर कि भाई आसपास के जो जिले थे जहां फैक्ट्री है उसके आसपास के जिलों से ये वर्कर आ जाते थे। अब जो भी किसान होते थे, कारीगर होते थे, जिनको गांव में काम नहीं मिलता था, वो इन शहरों में आ जाते थे ताकि इनको काम मिल सके। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जो बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज थे 1911 में, वहां पर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से 50% वर्कर आते थे। वहीं कानपुर के जो मिल थे वहां पर आपको आसपास के गांवों से लोग आते थे काम करने के लिए, और ज़्यादातर जो मिल कर वर्कर्स होते थे वो आपको गांव से शहरों के बीच में मूव करते रहते थे। मतलब कि जब भी हार्वेस्ट का सीजन होता था, फेस्टिवल होता था, तो ये अपने गांव चले जाते थे और वापस फिर से शहर आ जाते थे। और धीरे धीरे क्या होने लगा, जब ये बात फैलने लगा कि भाई शहर में काम मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग जो थे वो लंबी लंबी दूरी तक जाते थे ताकि मिल्स में वो काम कर सके, ताकि वो जॉब कर सके। अब जैसे यूपी को देख लें, यूपी में क्या हुआ कि जब टेक्सटाइल मिल बॉम्बे में, कलकत्ता में जूट मिल ये सारे सेटअप होने लगे, तो यूपी से बहुत सारे लोग बॉम्बे गए, कलकत्ता गए, ताकि उनको काम मिल सके, जॉब मिल सके। अब यहां पर एक और चीज है, वो ये है कि भाई जॉब लेना, जॉब प्राप्त करना काफी मुश्किल था। ऊपर हमने देखा था कि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्री सेटअप हो रहे थे तो वहां पर भी जॉब लेना काफी मुश्किल था, इंडिया में भी ऐसा ही था। जब मिल्स सेटअप होने लगे, बहुत बड़ी संख्या में मिल्स आने लगे, बहुत बड़े वर्कर्स को जॉब मिलने लगा, फिर भी जॉबों की बहुत ज्यादा कमी थी। क्यों भाई? क्योंकि काम करने वाले बहुत सारे लोग थे। अब यहां पर जॉब जो था उसको प्राप्त करना, मिल में एंट्री लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहां पर मिल में एंट्री लेने के लिए बहुत परेशानी होती थी। समझ गया? तो यहां पर क्या होता था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, मिल के मालिक होते थे, वो एक व्यक्ति को रखते थे जो कि जिसको जॉबर कहा जाता था। ये जॉबर जो होता था, इसका काम ही होता था अपने गांव से, आसपास के लोगों से लोगों को लाना ताकि वो मिल में काम कर सके, काम करवाने के लिए। समझ गया? अब ये जॉबर होता कौन था?
एक तरीके से पुराना कर्मचारी होता था जो कि काफ़ी विश्वासी है, काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, वो उसको ये काम दिया जाता था। वो अपने गांव से आसपास के लोगों को लेकर आता था, उनको शहर में सेटल होने में मदद करता था, जब मजदूरों को दिक्कत होती थी तो पैसे प्रोवाइड करता था। और इस वजह से जो जॉबर का काम था वो एक तरीके से काफ़ी प्रेस्टीज वाला काम था और अथॉरिटी और पावर वाला काम था। तो इस वजह से क्या हुआ कि आगे चलकर जो जॉबर्स थे उन्होंने पैसे डिमांड करना, गिफ्ट डिमांड करना अपने लोगों से शुरू कर दिया और लोगों के लाइफ्स को एक तरीके से वो कंट्रोल करने लगे। और बहुत सारे जो फैक्ट्री वर्कर थे वो एक तरीके से शहरों में आ रहे थे। उससे क्या हुआ कि जो नंबर था फैक्ट्री वर्कर का वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा। बेरोजगार भी बहुत सारे लोग थे क्योंकि सभी लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था। और इस वजह से क्या था कि भाई लोग शहरों में फैक्ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन एक और चीज़ है, जैसा कि हमने ब्रिटेन के एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ कि जितने सारे लोग काम कर रहे थे उसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा था जो कि फैक्ट्रियों में काम कर रहा था। बाकी सारे इंडस्ट्रीज के लोग जो थे वो बाहर में अपने घरों में काम कर रहे थे और घरों में ही रहते थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अहमदाबाद के मिल में काम कर रही हैं महिलाएं जो कि स्पिनिंग का काम कर रही हैं। तो ठीक है, ये तो बात हो गई। इसके बाद हमारा आ जाता है टॉपिक नंबर 5, द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आइए जरा सा इसको पढ़ लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या बात हो रहा है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हमें समझना है कि जो इंडियन बिजनेसमैन थे, उन्होंने किस तरीके से अपना ग्रोथ किया, अपना एक तरीके से बिजनेस एक्सपैंड किया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडियंस जो थे उनको बिजनेस एक्सपैंड करने का एक मौका मिला, अपना जो फैक्ट्री वगैरह था उसको बड़ा बनाने का एक मौका मिला, क्योंकि जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, यानी कि यूरोपियन जो कंपनियां थी जो कि इंडिया में फैक्ट्रियां वगैरह कंट्रोल करती थी, ये कुछ खास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में फोकस करते थे। मतलब कि कुछ खास इलाके में इनका क्या था, सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट में फोकस था। जैसे कि वो टी और कॉफ़ी प्लांटेशन लगाते थे, वो ज़मीन सस्ते दामों पर लेकर क्या करते थे, कुछ इंडस्ट्री वहाँ पर लगाते थे, माइनिंग में इन्वेस्ट करते थे, इंडिगो और जूट में इन्वेस्ट करते थे। तो इस तरीके के बिजनेस में वो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया करते थे। और यहां पर ये सारे काम जो यहां पर वो करते थे यूरोपियंस, वो ऐसे कामों को करते थे जो कि एक्सपोर्ट के लिए होता था, इंडिया में सामान बेचने के लिए नहीं होता था। मतलब उनका मेन फोकस क्या होता था कि इंडिया में क्या करो, इंडिया में बिजनेस करो, इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट उगाओ, बनाओ और उसको विदेश में ले जाकर बेच दो। ये उनका मेन बिजनेस होता था। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो जब भी इंडस्ट्री लगाते थे 19th सेंचुरी में, तो वो इस बात का ध्यान रखते थे कि वो ब्रिटिशर्स के साथ कंपीट ना करें, ऐसे इंडस्ट्री में ना जाए जहां पर ब्रिटिशर्स काम कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर क्या होगा, फिर ब्रिटिशर्स की सरकार जो है वो इंडियंस को हटा देगी, इंडियंस के साथ क्या करेगी, भेदभाव कर देगी। तो यहां पर वो क्या करते थे, मैनचेस्टर गुड्स यानी कि जो इंग्लैंड से आने वाले सामान है वो यहां पर नहीं बनाते थे। साथ में ऐसे कोई भी काम नहीं करते थे जिसमें कि ब्रिटिशर्स काम कर रहे हैं, वो ऐसी चीजें बनाते थे जो कि ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे हैं। समझ गए। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखें तो एक चीज जैसे उदाहरण है कि जो यार्न है यानी जो धागा है वो एक इंपॉर्टेंट ब्रिटिश इंपोर्ट नहीं था इंडिया में। मतलब कि जो ब्रिटेन था वहां से मैनचेस्टर से क्या आता था, वहां पर टेक्सटाइल आता था। टेक्सटाइल मतलब बना हुआ फिनिश्ड गुड आता था, फिनिश्ड कपड़ा आता था। लेकिन जो धागा होता था वो ब्रिटेन से यहाँ नहीं आता था, ब्रिटेन से इंपोर्ट नहीं होता था। तो इसलिए जो क्या हुआ कि जो इंडिया में जो भी नए मिल सेटअप हुए, नए कॉटन मिल सेटअप हुए, वो क्या करते थे, वो धागे बनाते थे। वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के धागे भी नहीं बनाते थे, कपड़े भी नहीं बनाते थे। वो क्या करते थे, कॉटन यार्न, कोर्स यानी कि मोटे कॉटन यार्न बनाते थे, जो कि आपको इंडिया में यूज़ किया जाता था। आपको जो खादी पूरा सिस्टम था उसमें, मतलब कि जो इंडिया के कारीगर थे वो मोटे धागे का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर यार्न धागा अगर ब्रिटेन से आता भी था तो वो अच्छी क्वालिटी वाला आता था, मोटा धागा इंडिया में नहीं आता था। समझ गए। तो इसलिए क्या हुआ कि ये एक ऐसा सेक्टर मिल गया इंडिया के बिजनेसमैन को कि जहां पर ब्रिटिशर्स काम नहीं कर रहे हैं और ये आसानी से अपने सामान बनाकर बेच सकते हैं और ब्रिटिशर्स के साथ इनका कोई कंपटीशन नहीं होगा। इसके साथ ही इस चीज़ को ये चाइना को भी एक्सपोर्ट किया करते थे।
अब क्या हुआ कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, मतलब कि आपको 1910 के 1900 से 1910 के बीच में क्या हुआ कि बहुत तरीके की चीज़ें आई जिसकी वजह से पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज हुआ। धीरे धीरे स्वदेशी मूवमेंट जो था वो काफ़ी मजबूत हो रहा था, और जो नेशनलिस्ट लोग थे वो क्या करते थे, विदेश में बने हुए चीज़ों का बायकॉट करने की बात करते थे। जो इंडस्ट्रियल ग्रुप थे वो उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए थे। इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रुप, मतलब इंडिया के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था, और वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालते थे कि भाई टैरिफ प्रोटेक्शन लगाओ, दूसरे तरीके के छूट दो हमको, ताकि हम लोग सर्वाइव कर सके, बिजनेस कर सके। आगे चलकर 1906 से, मतलब 1906 के बाद क्या हुआ कि जो इंडिया से यार्न एक्सपोर्ट होता था चाइना में, वो काफ़ी डिक्लाइन कर गया। वो डिक्लाइन इसलिए कर गया क्योंकि चाइना में बहुत सारे आपको कॉटन मिल्स वगैरह आ चुके थे, जापान में भी आ चुके थे, और ये चाइना के मार्केट में, चाइना के बाजार में धागे भर दिए थे, और इंडिया के जो एक्सपोर्ट थे वो चाइना तक अब पहुंच नहीं रहे थे, या फिर लोग खरीदना नहीं चाहते थे वहां पर। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपना फोकस अब धागे से हटाकर कपड़े के प्रोडक्शन में करने लगे, और वो इंडिया में उन्होंने क्या किया, कपड़े का प्रोडक्शन चालू किया। और जो कॉटन पीस का प्रोडक्शन था इंडिया में वो डबल कर गया 1900 और 1912 के बीच में। रीजन क्या था कि भाई चाइना में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो जितने भी कॉटन मिल थे वो अब क्या कर रहे थे, धागे नहीं बना रहे थे, बल्कि क्या करने लगे, वो कपड़े बनाने लगे। और 1900 से 1912 के बीच में ये प्रोडक्शन दुगना हो गया। अब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था इंडिया में, जो इंडस्ट्री वगैरह बढ़ रही थी, एक्सपैंड हो रही थी, वो काफ़ी स्लो थी। क्यों स्लो थी भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि उसके पहले जो ब्रिटिशर्स था उनका कब्जा था इंडिया के पूरे इंडस्ट्री के ऊपर। किसी भी इंडियन को वहां पर वो काम नहीं करने देते थे, ग्रो नहीं करने देते थे। अब क्या हुआ कि जब ये वार होने लगा, युद्ध होने लगा, तो जो इंडिया में मिल्स थे, ब्रिटिश मिल थे, या फिर जो मैनचेस्टर वगैरह इंग्लैंड में जितने भी मिल थे, वो युद्ध की ज़रूरत की चीज़ें बनाने में बिजी हो गए। वो ड्रेसेस बनाने लगे, और भी जो भी चीज़ हो सकता था युद्ध के लिए वो बनाने लगे। और इसके साथ ही जो इंडिया में इंपोर्ट वगैरह होता था ब्रिटेन से, मैनचेस्टर से, वो भी ख़त्म हो गया, मतलब बहुत कम हो गया। और इससे क्या हुआ कि जो इंडियन मिल्स थे उनको एक पूरा मार्केट मिल गया, इंडिया का मार्केट, जहां पर वो अपने सामान बनाकर बेच सकते हैं। अब क्या हुआ, जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, भाई युद्ध तो एक दो दिन चला नहीं था, कई साल चले थे, तो क्या हुआ, इंडियन फैक्ट्रीज जो थे वो इंडिया के लिए तो सामान बनाते ही थे, साथ में इनको बोला गया कि भाई आप ब्रिटेन की सेना के लिए भी सामान बनाइए, ब्रिटेन के लिए भी बनाइए, जैसे कि जूट के बैग, आर्मी यूनिफॉर्म के लिए कपड़े, टेंट, लेदर के जूते, घोड़े, और बहुत सारी तरीके की चीज़ें जो भी युद्ध में ज़रूरत होता था, सभी चीज़ें जो थी वो एक प्रकार से क्या की जाती थी, इंडिया के फैक्ट्रियों के द्वारा बनाई जाती थी। अब क्या हुआ, इसकी वजह से नई फैक्ट्रियां लगाई गई क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा था, और साथ में जो फैक्ट्रियां पहले से चल रही थी उनमें भाई दिन रात काम होने लगा, मल्टीपल शिफ्ट में लोग काम करने लगे, शिफ्ट में मतलब 8-8 घंटे की शिफ्ट में लोग काम करने लगे, और बहुत नए लोगों को जॉब मिला, बहुत नए लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक काम करना पड़ता था। और इससे क्या हुआ, पूरे इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी बूम कर गया, काफ़ी बढ़ गया। अब जब बात यह है कि जब युद्ध खत्म हुआ तो भाई ब्रिटेन में तो युद्ध खत्म हो गया, अब ब्रिटेन के सामान फिर से आ सकते हैं इंडिया में। लेकिन इतने सालों में पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गया था। कैसे चेंज हो गया कि भाई पहले लोग जो थे वो मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े खरीदते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि मैनचेस्टर में बना हुआ कपड़ा काफ़ी हाई क्वालिटी का है। 2-3 साल 4 साल तक जब मैनचेस्टर से सामान नहीं आया और लोग जो थे वो इंडिया में बने हुए कपड़े खरीदने लगे, तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई इंडिया में भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। लोग जो थे वो फिर से इंडियन ही खरीदने लगे, मैनचेस्टर का नहीं खरीदते थे। तो जो मैनचेस्टर का पहले रेपुटेशन था, मार्केट था, वो अब क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसके साथ ही क्या हुआ, वो एक तरीके से इंडिया के जो इंडस्ट्रीज थे, फैक्ट्री थे, उन्होंने पूरे इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया। इसके साथ ही जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री थी वो उतना मॉडर्नाइज नहीं करने पाई, और साथ में यूएस, जर्मनी और जापान के साथ वो एक तरीके से compete नहीं करने पाई। और जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी वो भी काफ़ी क्रम्बल कर चुकी थी, वो काफ़ी बुरी स्थिति में पहुंच चुकी थी वर्ल्ड वार 1 के बाद में। तो इससे क्या हुआ, कॉटन प्रोडक्शन पूरी तरीके से
कोलैप्स कर गया, पूरी मतलब बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर गया। और जो कॉटन का एक्सपोर्ट था ब्रिटेन से वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, काफ़ी ज़्यादा गिर गया। और इसी तरीके से जितनी भी कॉलोनीज थी, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे जितनी भी कॉलोनीज थी वहाँ पर बहुत सारे लोकल इंडस्ट्री आ चुके थे और ये काफ़ी मजबूत भी हो चुके थे, और ये ब्रिटेन से आने वाले सामान या फिर किसी और देश से आने वाले सामान को रिप्लेस कर चुके थे। ठीक है। अब यहां पर आगा आपका टॉपिक है 5.1। यहां पर कहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। अब यहां पर एक चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक में बार बार आपकी बात आ रही है फैक्ट्रियों की। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो पता चलेगा कि भाई जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन था इंडिया में या फिर वर्ल्ड में भी, वो पूरे प्रोडक्शन का बहुत कम था। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि 20% वर्कर्स काम कर रहे थे, 20% प्रोडक्शन हो रहा था। उसी तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया में भी क्या हुआ था कि जिस समय में हम बात कर रहे हैं उस समय में ऐसा नहीं था कि सारे लोग जो थे वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, सारा प्रोडक्शन फैक्ट्री में हो रहा था, ऐसा नहीं था। लोग जो थे, लोग बहुत बड़ी संख्या में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको कि हम कहते हैं, या फिर कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। अब यहां पर देखें, यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज थी, यानी फैक्ट्रियों में जो काम होता था वो काफी ग्रो कर रहा था, युद्ध के समय भी ग्रो कर रहा था और युद्ध के बाद भी ग्रो कर रहा था। लेकिन ये पूरी इकोनॉमी का बहुत छोटा सा हिस्सा थी। अगर हम बात करें तो 1911 में कुल मिलाकर जो 67% इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ लोकेटेड थी? बंगाल और बॉम्बे में लोकेटेड थी। बाकी इलाके में थोड़ा थोड़ा लोकेटेड थी। लेकिन बाकी पूरे देश में अगर हम बात करें तो जो पूरा प्रोडक्शन होता था वो मेनली होता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, और ये पूरी तरीके से प्रीडोमिनेट करती थी। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई कारीगर अपने घर में काम कर रहा है, अपने घर में 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक इलाके है, एक मोहल्ला है, मोहल्ला के 10 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी फैक्ट्री टाइप की चला रहे हैं जहां पर 10 मिलकर काम करते हैं और कुछ सामान बनाते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अगर लेबर की बात करें, मजदूरों की बात करें, तो जितने भी इंडस्ट्रियल लेबर थे उसमें से बहुत छोटी संख्या में लोग जो थे वो आपको रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। रजिस्टर्ड फैक्ट्री मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास किया गया है और सरकार के पास सारा डाटा वगैरह रहता है। 1911 में मात्र 5% वर्कर जो थे पूरे इंडिया के वो आपको रजिस्टर्ड फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और 1931 में कुल मिलाकर मात्र 10% वर्कर आपको रजिस्टर्ड फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अगर हम बात करें तो बाकी जितने भी मजदूर थे वो आपको छोटे मोटे वर्कशॉप में काम कर रहे थे या फिर घरों में काम कर रहे थे, और वहां पर ये जो घर या फिर कारीगर के होते थे ये आपको अपने घरों में ही काम करते थे। मतलब कि ऐसे इलाके में जहां पर आपको चकाचौंध नहीं दिखेगी, मतलब फैक्ट्री आप किसी भी इलाके में देखें तो आपको दूर से दिखता है कि यार यहाँ पर फैक्ट्री है, लेकिन कोई मजदूर अगर अपने घर में काम कर रहा है, अपने मोहल्ले में 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको दूर से कुछ नहीं दिखता है। समझ गए? तो यहां पर अगर हम देखें तो आगे यहां पर कहा गया है कि देखिए, हम बार बार ऊपर पढ़ रहे हैं कि नए मशीन आ गया, नए टेक्नोलॉजी आ गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ गया। इसका यह मतलब नहीं है कि जो आपको ट्रेडिशनल वर्क है, जो घर में काम होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो खत्म हो गए, नहीं। बल्कि उल्टा आपको देखने को मिलेगा कि 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्शन था वो काफी बढ़ गया, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया। और अगर हम हैंडलूम सेक्टर की भी बात करें, यानी कि जो आपको जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोग जो काम करते हैं, जो कपड़े बनाते हैं, घर में मजदूर बनाते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका था। उसका रीज़न ये था कि देखिए क्या हुआ था कि जो चीप मशीन मेड थ्रेड्स थे, मतलब कि जो मशीन से बने हुए धागे थे, उसने स्पिनिंग इंडस्ट्री को तो खत्म कर दिया था। स्पिनिंग का काम अब उतना ज़्यादा लोग करते नहीं थे, वो सारा काम मशीन से होता था, धागा बनाने का काम। लेकिन क्या हुआ कि जो वेवर्स थे, यानी कि जो बुनकर थे, जो कि कपड़े बुनते थे, वो सर्वाइव कर गए, वो एक तरीके से बच गए, उनको पूरी तरीके से फैक्ट्रियां खत्म नहीं करने पाई। और यहां पर अगर हम देखें तो डाटा दिया गया है कि 20th सेंचुरी में जो हैंडलूम क्लॉथ का प्रोडक्शन था वो काफ़ी एक्सपैंड किया था। 1900 से 1940 के बीच में कुल मिलाकर 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ चुका था। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये ज़रा सा समझते हैं। अब उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी। जो हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग थे उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया, जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी इंप्रूव कर गया, और उनका दाम भी उतना ज़्यादा इंप्रूव मतलब बढ़ा नहीं,
मतलब उतने ही दाम में वो ज़्यादा देर तक काम कर सकते थे, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे, सस्ते कीमत पर प्रोडक्शन कर सकते थे। तो इसलिए क्या हुआ, उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिला और हैंडलूम सेक्टर जो था वो भी काफ़ी ग्रो किया। जैसे कि एक बताई गई है एक मशीन के बारे में जिसका नाम है फ्लाई शटल। फ्लाई शटल क्या था, एक प्रकार का मशीन था जो कि आपको क्या किया गया था, आपको एक प्रकार से 1910 से 1920 के बीच में जो वर्कर्स थे उन तक पहुंचा था और उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया था। अब ये फ्लाई शटल क्या है, यहाँ पर जानकारी दी गई है। फ्लाई शटल एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है जिसको कि वीविंग के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें रोप्स और पुलीज होते हैं। मतलब कि आपने कभी देखा है, नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर इमेज लगा दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज देख लीजिए। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर आप देखें तो इससे क्या हुआ, फ्लाई शटल का यूज़ करने से जो एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी बढ़ गई। मतलब पहले एक वर्कर अगर एक दिन में एक पीस कपड़ा बनाता था तो अब 2, 3 या फिर 4 पीस वो डेली कपड़ा बनाने लगा। समझ गए। और इससे क्या हुआ, इससे अब ज़्यादा मजदूरों को हायर करने की ज़रूरत नहीं थी और एक तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता था। 1941 आते आते तक जितने भी इंडिया में आपको हैंडलूम थे उसमें से 35% हैंडलूम में आपको फ्लाई शटल मौजूद हो गए थे। जैसे कि ट्रैवनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल जैसे जो रीजन थे, यहाँ पर जितने भी हैंडलूम थे वहाँ पर 70 से 80% आपको जो वर्कर्स थे वो कहाँ काम कर रहे थे, फ्लाई शटल पर काम कर रहे थे। और इसके अलावा छोटे मोटे दूसरे इन्वेंशन भी किए गए थे जिससे कि मजदूरों को काफ़ी मदद मिला और उनका जो प्रोडक्टिविटी था वो काफ़ी बढ़ गया और वो मिल सेक्टर से compete करने पाए। कुल मिलाकर बात यह है कि भाई देखो फैक्ट्रियाँ आई लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि सारे मजदूर गायब हो गए, जो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ प्रकार के ऐसे सेक्टर भी थे जहां पर वेवर्स जो थे वो ज़्यादा सर्वाइव करने पाए और उनकी सिचुएशन ज़्यादा मजबूत थी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ऐसी कपड़े, ऐसे क्वालिटीज़ के कपड़े जो कि मशीनों से नहीं बन सकते हैं, हाथों से ही बन सकते हैं, तो वो अभी भी सर्वाइव करते हैं। आज भी अगर आप देखिए तो आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, आज इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि बनते हैं आपको हैंडलूम पर। समझ गए। उसको मजदूर जो है, बुनकर जो है आज भी बनाता है, वो फैक्ट्रियों में मशीन के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या था कि कुछ वेवर्स जो थे वो आपको मोटे धागे बनाते थे, मोटे कपड़े बनाते थे और कुछ जो थे वो महीन कपड़े बनाते थे। जो मोटे कपड़े बनाने वाले जो लोग थे वो जो मोटे कपड़े बनाते थे, मोटे धागों का जो क्लॉथ बनाते थे उसको गरीब लोग खरीदते थे और इसका डिमांड जो था वो काफ़ी वायलेंटली फ्लक्चुएट करता था। मतलब कि भाई बात यह है कि गरीब आदमी कपड़ा खरीद रहा है तो कभी सिचुएशन खराब हुआ, मान लीजिए किसी सीजन में फसल खराब हो गई तो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो वो इस कपड़े को नहीं खरीदने पाएगा, वो इस मोटे कपड़े को नहीं खरीदने पाएगा। तो इसको बनाने वाले जो लोग थे उनको काफ़ी परेशानी होती थी। किसी सीजन में अच्छा कमाई होता था, किसी सीजन में कम कमाई होता था। लेकिन इसके कंपेरिजन में अगर हम देखें जो फाइनर क्वालिटीज़ के कपड़े थे, अच्छी क्वालिटी के कपड़े थे, वो एक प्रकार से अमीर लोग खरीदते थे। मतलब कि अमीर का कहने का मतलब करोड़पति नहीं, नॉर्मल आदमी जो कि अच्छा पैसा उसको मिल रहा है हर महीने। तो यहां पर क्या होता था कि कभी मान लीजिए सूखा भी आ गया, कोई परेशानी भी आ गई, तो यहां पर ये लोग जो हैं ये आसानी से इन सामानों को खरीद सकते हैं, इन कपड़ों को खरीद सकते हैं। और जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें तो जो बनारसी साड़ी है, बनारसी साड़ी आज भी लोग पहनते हैं तो आज भी वो हैंडलूम पर ही बनता है, वो फैक्ट्रियों में नहीं बनता है। और इसके अलावा बालूचारी साड़ी जो है वो भी आपका ऐसा ही है, ऐसी ही कहानी है। तो यहां पर क्या होता था, यहां पर इन कपड़ों का कभी भी डिमांड खत्म नहीं होता था, कम नहीं होता था। अगर हम बात करें तो इसके आगे जो मिल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड वीवर को कभी भी कॉपी नहीं करने पाती थी। यानी कि जो मजदूर बुनकर जो है, जो कि अपने मिल में क्या कर रहा है, एक प्रकार की बनारसी साड़ी बना रहा है, तो उसको मिल जो है, एक फैक्ट्री जो है वो कभी भी कॉपी नहीं करने पाता था। तो इसलिए क्या था कि जो आपके बुनकर थे जो कि स्पेशल प्रकार की साड़ियाँ बनाते थे, जैसे कि जो साड़ी जिनका जो बॉर्डर है वो बुना हुआ है, या फिर जो लुंगी और आपको रुमाल वगैरह मद्रास में बनते थे, इनको मिल से रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। इसलिए यहाँ पर जो थे इस तरीके के काम करने वाले जो आपको वेवर्स थे वो सरवाइव कर गए, उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई।
अब यहाँ पर जो वेवर्स थे और दूसरे क्राफ्ट पीपल थे जो कि मतलब कारीगरी का काम करते थे, ये एक तरीके से अपना बिजनेस एक्सपैंड करते रहे और धीरे धीरे इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी ग्रो कर गया। और ऐसा नहीं था कि ये बिजनेस ग्रो कर रहा था तो इसका ये मतलब नहीं था कि इनको बहुत इनकम हो रहा था, बहुत फायदा हो रहा था, ऐसा नहीं था। उसका रीज़न ये था कि ये जो वीवर्स थे इनको इनकम तो बढ़ रहा था, लेकिन ये काफ़ी कठिनाई में जीते थे। इनको काम करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक काम करना पड़ता था, डेली 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे ये लोग काम करते थे। और यहाँ पर क्या होता था, कई बार पूरा परिवार मिलकर काम करता था, बच्चे महिलाएं सभी लोग मिलकर काम करते थे और इनको कई अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि ये पुराने तरीके से जी रहे थे, पुराने तरीके से रह रहे थे, नहीं। और यहाँ पर क्या था कि इनकी ज़िंदगी को अगर हम देखें तो इनका पूरा लाइफ भी जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व था। मतलब कि जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो सिर्फ हम फैक्ट्रियों की नहीं बात करेंगे, बल्कि इस प्रकार के मजदूरों की, बुनकरों की भी बात करेंगे जो कि क्या करते हैं, जो कि अपने घर में काम करके कुछ उत्पादन करते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया बाय अर्ली 20th सेंचुरी, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि भाई स्वदेशी मूवमेंट आया, उससे लोग खरीदने लगे, फिर वर्ल्ड वॉर आया, उससे लोग खरीदने लगे। तो पूरा कहानी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर हमारे सामने क्या है, टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6, मार्केट फॉर गुड्स। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि ये मार्केटिंग वगैरह कैसे होता था, एडवर्टीजमेंट कैसे होता था, भाई इंडियंस और ब्रिटिशर्स जो थे वो सामान कैसे बेचते थे। तो यहाँ पर क्या था कि जो ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चरर थे वो अपना सामान बेचते थे, तो उसमें एक चीज़ तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आप सभी को पता है, वो है एडवर्टीजमेंट। कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना सामान बेचने चाहते थे, तो लोगों को बताएंगे कैसे कि भाई हमारा सामान क्या है, अच्छी क्वालिटी का है, खराब है, ये कैसे होगा। और साथ में जो इंडियन थे वो इंडियन इसको अपोज कैसे करते थे और अपना बात कैसे रखते थे, अपनी सामान को बेचने के लिए वो कैसे काम किया करते थे। तो यहां पर देखें तो यहां पर जब भी नए प्रोडक्ट आते थे, कुछ भी सामान बेचना होता था, तो वहां पर एडवर्टीजमेंट का सहारा लिया जाता था। तो यहां पर एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट में आप आज देखते हैं कि कोई भी सामान आप देखते हैं तो वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि आप उसको खरीदना चाहें। तो जब भी आप जोमेटो का प्रचार देखेंगे या फिर डोमिनोज का प्रचार देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि आपको तुरंत डोमिनोज पिज्ज़ा खाने का मन करने लगेगा, या फिर जोमेटो से बिरयानी मंगा कर खाने का मन करने लगेगा। इस तरीके से एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। अब आज के समय में हमारा एडवर्टीजमेंट बहुत तरीके से होता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, होर्डिंग है, स्ट्रीट वॉल, टेलीविज़न, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस समय एडवर्टीजमेंट कैसे होता था? उस समय एडवर्टीजमेंट का एक तरीका क्या था, वो था न्यूज़पेपर उस समय भी चलते थे, आपको होर्डिंग वगैरह भी उस समय लगते थे, और साथ में मैगजीन वगैरह उस समय आते थे। टेलीविज़न, इंटरनेट वगैरह उस समय चीज़ें नहीं हुआ करती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मैनचेस्टर प्रोडक्ट्स थे, यानी मैनचेस्टर के सामान वगैरह जो बिकते थे, उन्होंने जो क्लॉथ बंडल होते थे, कपड़े के बंडल होते थे, उसके ऊपर लेबल लगाना शुरू किया। और लेबल एक तरीके से बताता था कि ये सामान कहाँ बना हुआ है और किस कंपनी का है। तो यहाँ पर मैनचेस्टर जो होता था, मैनचेस्टर में बना हुआ कपड़ा, वो एक प्रकार से अपने ऊपर टैग लगाता था, मेड इन मैनचेस्टर। तो आज जिस प्रकार से आप मेड इन चाइना देखते हैं, उस प्रकार से उस समय क्या होता था, मेड इन मैनचेस्टर देखने को मिलता था। और वो एक प्रकार से दिखाता था कि भाई फैक्ट्रियों में बनी है, इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में, इसलिए ये कपड़ा क्या होगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें कि आपको देवी देवता दिख रहे हैं और साथ में यहाँ पर महाराज दिख रहे हैं, महाराजा रंजीत सिंह। तो यहाँ पर ये इनका अलग तरीका था एडवर्टीजमेंट करने का, तो उसको भी ज़रा सा हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता था, ये लेबल्स जो भी लगाए जाते थे क्लॉथ के बंडल पर, उस पर एक प्रकार से, इस प्रकार से क्या होता था, तस्वीरें भी होती थी, नाम भी लिखा होता था। और यहां पर क्या होता था, लोगों को परसुएड या फिर कहा जाता था कि हाँ भैया देखो भगवान जी से जुड़ा हुआ है, आप लोग खरीद लो इसको, सामान को, इस प्रकार से। तो मेनली एडवर्टीजमेंट के लिए जो इस प्रकार के पोस्टर बनाए जाते थे, उसमें क्या होता था, देवी देवताओं को दिखाया जाता था, और साथ में एक प्रकार से ऐसा किया जाता था कि भाई ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, इसको खरीदो। आगे चलकर क्या हुआ कि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने कैलेंडर प्रिंट करना शुरू कर दिया। उसका रीज़न ये था कि जो आपके न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट होता था या फिर जो मैगजीन में एडवर्टीजमेंट होता था, वो हर दिन छापना पड़ता था, हर दिन छापना पड़ता था, और हर दिन वो न्यूज़पेपर फेंक दिया जाता था। लेकिन जो कैलेंडर होते थे, वो कैलेंडर एक प्रकार से लोग जो थे वो साल भर यूज़ करते थे, हर घर में यूज़ होता था। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो कैलेंडर छापने लगे लोग,
लोग कैलेंडर में इस प्रकार की तस्वीरें आने लगी। जो कैलेंडर था उसमें एक और फायदा था कि कैलेंडर को अमीर गरीब सभी लोग यूज करते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमीर या फिर सिर्फ गरीब यूज करेंगे। तो इससे क्या होता था, उनका प्रचार काफी अच्छा होता था। अब क्या होता था, कई बार भगवानों की तस्वीरों के अलावा यहाँ पर महाराजाओं, नवाबों, इन सभी की भी तस्वीरें इस्तेमाल की जाती थी और ये दिखाने की कोशिश की जाती थी कि भाई देखो ये जो सामान है ना, इसको एक रॉयल फिगर यूज कर रहा है, कहीं के महाराज यूज कर रहे हैं। तो बताओ जो महाराज हैं वो यूज कर रहे हैं तो क्या हमारे सामान की क्वालिटी खराब हो सकती है? नहीं। तो महाराज यूज कर रहे हैं हमारा सामान, तुम भी खरीद सकते हो, तुम भी यूज करो। तो इस प्रकार से अपनी क्वालिटी को अच्छा बताने की भी कोशिश की जाती थी। अब यहां पर क्या हुआ कि जब इंडियन मैन्युफैक्चरर इस चीज को compete करने लगे, अपना सामान बेचने लगे, तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर थे ये हमेशा फोकस करते थे कि ये क्या करें, हमेशा बात करें इंडियन प्रोड्यूस की, मतलब क्या, नेशनलिस्ट फीलिंग की, भाई इंडियन हो, इंडियन सामान खरीदो, ऐसी मैसेज ये देने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार से आप देखें यहां पर कि हमने देखा कि ब्रिटिशर्स कैसे प्रचार करते थे और साथ में जो इंडियंस थे वो कैसे प्रचार करते थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक कपड़ा है, एक इंडियन मिल्क क्लोथ का लेबल है, उसमें देख सकते हैं यहाँ पर देवी है, देवी को लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कपड़ा प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर नाम भी कपड़े के ऊपर लिखा गया है, ये देख सकते हैं। एक सेकंड मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर नाम वगैरह देख सकते हैं, समझ गए। और साथ में लिखा हुआ है नीचे, हिंदुस्तान माँ बनेलो माल, समझ गए। तो यहाँ पर इंडियन में बना हुआ सामान दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडियन कैसे सामान को बेचते थे। इसके अलावा एक सोप का आप कैलेंडर देख सकते हैं, कैलेंडर में क्या है, कैलेंडर में नीचे डेट्स वगैरह दिए गए हैं और ऊपर तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के तस्वीर में आप देख सकते हैं कि क्या है कि भाई अलग अलग एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल दिया गया है। तो चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।